नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कांसवा जय सालासर दरबार ज्ञानवार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2.0 पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जीवीसी की बहादुर फौज तैयार हो जाओ। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर अभी राजस्थान सरकार ने भर्तियों का जो पिटारा खोला है, और यदि आपने अपना लक्ष्य बना लिया है कि 2025 के अंदर आप भी राजस्थान में सरकारी सेवा देना चाहते हैं, तो तैयार हो जाओ। आपके योगदान देने के लिए ज्ञानवार क्लासेज अब तैयार है, एक नया वर्जन लेके 2.0। कोविड में ज्ञानवार क्लासेज अपना ऑनलाइन क्लासेज लेता था, लेकिन उसके बाद कुछ कारणवश वापस ऑफलाइन आ गया, धीरे धीरे ऑनलाइन बंद हो गया। लेकिन अब फिर से एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ ज्ञानवार क्लासेज आपके योगदान के लिए तैयार है। फिर आप भी तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिएगा। 2025 में किसी भी प्रकार आपको कड़ी मेहनत करनी पड़े, रात दिन एक करना पड़े, फिर भी हमें सिलेक्शन लेना है। ज्ञानवार क्लासेज आपके सहयोग के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो केंद्र की भर्तियां हो या फिर राज्य सरकार की भर्तियां हो। राज्य सरकार ने अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती जल्दी विज्ञप्ति आने वाली है। जेल प्रेरी के 800 पद आपको देखने को मिल रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की एक महाभर्ती, बहुत बड़ी भर्ती है, ये बहुत बड़ा पिटारा है सरकार द्वारा। लगभग 52,000 प्लस पद निकाले हैं। तो ये पद देख लो। पटवार की भर्ती की घोषणा हो रही है, आज ही सरकार ने बताया। उसके साथ ही इसका अपना एसआई की वीडियो की भर्ती, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियां आपको इस 4 साल के अंदर देखने को मिलेगी। सरकार ने वादा किया है कि 4 लाख प्लस नियुक्तियां हम अपनी सरकार के अंदर देंगे। तो कमर कस लो, बहुत बड़ा मौका है, सुनहरा मौका है आपके पास। और सुनहरा मौके के साथ जीवीसी भी आपके साथ खड़ा है कि आप अपने मिशन में पूर्णतः सफल हो। और मैं श्रवण कांसवा आपके साथ खड़ा हूं, एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ। आप भी तैयार हो जाओ। हम ज्ञानवार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की एक सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है राजस्थान इतिहास का महासंग्राम। आपको पता है कि राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों के तहत इसके अंदर सबसे बड़ा यदि कोई टॉपिक रहता है तो राजस्थान का इतिहास रहता है। राजस्थान का इतिहास यदि आप एक बार पूरा कंठस्थ कर लें, उसको यदि आप एक बार अपने माइंड में बिठा लें, तो राजस्थान की आधी भर्तियां तो आप ऐसे ही क्रॉस कर लेंगे, है कि नहीं। तो इन्हीं भर्तियों के लिए जीवीसी क्लासेस लेके आ रहा है आपके लिए राजस्थान इतिहास का महासंग्राम। और महासंग्राम के तहत आपका जो पहला टॉपिक रहेगा, वो पहला टॉपिक है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। किन के बारे में? क्रांतिकारियों के बारे में। आपको पता है कि क्रांति का मतलब होता है, जब जब भी राजस्थान में क्रांति आई है, या भारत के अंदर क्रांति आई है, या विश्व के अंदर क्रांति आई है, इतिहास हमेशा से गवाह है कि जब जब क्रांति आई है परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। जब जब क्रांति आई है तब तब परिवर्तन हुआ है। और यदि आप भी अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो कमर कस लीजिएगा और शिक्षा रूपी क्रांति लेके आइएगा। यदि आप शिक्षा रूपी क्रांति लेके आते हैं तो जल्द ही आपके जीवन में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो आप यदि परिवर्तन चाहते हैं 2025 के अंदर, तो तैयार हो जाओ। एक नए जोश के साथ, जज्बे के साथ हम भी आपके साथ खड़े हैं। राजस्थान का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। और बताइएगा क्लास कैसी रहती है। मेरी पहली ऑनलाइन क्लास है, और तो मोटिवेशन जरूर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं जय सालासर दरबार जीवीसी की बहादुर फौज के साथ। मैं श्रवण कांसवा। अपन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके अंदर राजस्थान की विभिन्न महाहस्तियों ने भाग लिया था। आज हम जो यहाँ पे स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, स्वतंत्र होके जो एकदम खुले में घूम रहे हैं, मैं आपके सामने क्लास ले रहा हूँ, आप घर पे बैठे मुझे देख रहे हैं, तो इसके पीछे कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपनी हंसती खेलती जीवन को उस त्याग में डाल दिया, तब जाके हम आज़ाद हुए। आप सब ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार हमें आज़ादी मिली। पहले राजा महाराजाओं की, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें तोड़कर हम आज़ाद हुए हैं। तो ऐसे ही कुछ क्रांतिकारी हुए जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ऐसे ही क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे कि जिसमें से नाम बताऊं, विजय सिंह जी पथिक हो, अर्जुन लाल जी सेठी हो, ठाकुर खुशहाल सिंह जी हो, जमनालाल जी बजाज हो। ऐसे महान क्रांतिकारियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे
कि उन्होंने किस प्रकार बलिदान दिया, किस प्रकार त्याग दिया कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अपना यहाँ जो पहले पर रहेगा विजय सिंह जी पथिक, भूप सिंह जी, इनके जन्म के बारे में पढ़ेंगे, इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद इन्होंने किस प्रकार अन्य स्टेट से होते हुए राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बनाया, अंग्रेजों से लोहा लिया, किसानों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर रियासतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रियासतों को और किसानों को दोनों को एकजुट किया, क्योंकि अंग्रेजों को भारत से भगाना था। ऐसे इनका कैसे क्या योगदान रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे, इनका शिक्षक जीवन क्या रहा उसके बारे में पढ़ेंगे। आगे हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, अर्जुन लाल जी सेठी, केसर सिंह बाहरट, किस प्रकार बाहरट परिवार ने अपना पूरा परिवार आप इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर झोंक दिया, उन्होंने ऐश मौज पूरी त्याग दी, क्योंकि किसी भी प्रकार भारत माता की वो आजादी चाहते थे। शुरुआत करते हैं राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी। तो अपना सबसे पहले रहेंगे यहाँ पे विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह जी पथिक के बारे में मैं आपको बताऊं कि विजय सिंह जी जो पथिक थे वो मूलतः इनका जो जन्म होता है वो यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर होता है, बुलंदशहर गुठावली गांव के अंदर विजय सिंह जी पथिक का जन्म होता है। कहाँ पे होता है? बुलंदशहर गुठावली गांव, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उनका जन्म होता है। जन्म होता है 1882 ईस्वी के अंदर। इनका परिवार शुरू से ही क्रांतिकारी भावना से प्रेरित था। इनके पिताजी 1857 की क्रांति के अंदर गिरफ्तार होते हैं, जबकि इनके दादाजी 1857 की क्रांति के अंदर मालागढ़ रियासत के दीवान होते थे और 1857 की क्रांति के अंदर शहीद होते हैं। तो आपको कहने का जरूरत भी नहीं है कि विजय सिंह जी पथिक का पूरा परिवार क्रांतिकारियों से प्रेरित था, इनके खून के अंदर क्रांति दौड़ती थी। तो इसका मतलब है साहसी थे, निडर थे, और किसी भी प्रकार अत्याचार तो ये सहन करने वाले थे ही नहीं। तो इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह जी पथिक, इनका वास्तविक नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? वास्तविक नाम इनका था भूप सिंह। विजय सिंह जी पथिक, वास्तविक नाम भूप सिंह था। हम देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपना नाम बदला, किस प्रकार इन्होंने अपनी वेशभूषा बदली, और वेशभूषा बदलने के बाद किस प्रकार ये किसानों के साथ जुड़ते हैं और रियासतों के साथ संघर्ष करते हैं, किसानों की जो लगाने हैं, जो अत्याचार है, उनसे उन्हें मुक्ति दिलाते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं, इनका कैसा क्या प्रयास रहता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो जन्म की बात करें, विजय सिंह जी पथिक के जन्म की बात हम करें तो विजय सिंह जी पथिक, इनका जन्म होता है 1882 ईस्वी के अंदर। कब होता है? 1882 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। 1882 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है गुठावली गांव। कौन सा गांव? गुठावली गांव। गुठावली गांव, गुठावली गांव कहां पे है? तो गुठावली गांव है बुलंदशहर। कौन सा शहर? बुलंदशहर। गुठावली गांव है बुलंदशहर। बुलंदशहर कहां पे है? तो यूपी के अंदर है। कहां पे है? यूपी। यूपी का मतलब है उत्तर प्रदेश। कहां पे है बुलंदशहर? यूपी के अंदर गुठावली गांव। ठीक है, गुठावली गांव के अंदर इन साहसी योद्धा का जन्म होता है। 1882 ईस्वी के अंदर आपका जन्म होता है। और इनके पिताजी का नाम, क्या नाम? इनके पिताजी का नाम जो था वो था हमीर सिंह जी। क्या नाम था? हमीर सिंह जी। हमीर सिंह जी, हमीर सिंह जी इनके पिताजी का नाम था। इनके पिताजी 1857 की क्रांति, कौन सी क्रांति बताने की जरूरत नहीं है, 1857 की क्रांति के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के अंदर इनके पिताजी हमीर सिंह जी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गिरफ्तार, अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं हमीर सिंह जी को। 1857 की क्रांति के अंदर विजय सिंह जी की पथिक के पिताजी हमीर सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़ते हैं ये अंग्रेजों के खिलाफ, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इनके दादाजी कौन से? इनके दादाजी जिनका नाम था इंद्रजीत सिंह जी। क्या नाम था? इंद्रजीत सिंह। इनके दादाजी का नाम था इंद्रजीत सिंह जी। विजय सिंह जी पथिक के दादाजी थे इंद्रजीत सिंह जी। ये मालागढ़ रियासत के दीवान थे। कौन सी रियासत? ये थे मालागढ़ रियासत के दीवान। मालागढ़ रियासत के दीवान थे कौन? इंद्रजीत सिंह जी। विजय सिंह जी पथिक से क्या नाता था? दादाजी लगते थे विजय सिंह जी पथिक के। ठीक है, इंद्रजीत सिंह जी ये शहीद हो जाते हैं जब क्रांति चलती है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चलता है, उस समय शहीद हो जाते हैं इंद्रजीत सिंह जी। 1857 की क्रांति के अंदर बलिदान देते हैं अपनी भारत माता के लिए। ठीक है, इन्हीं से प्रेरित होकर विजय सिंह जी पथिक अपने दादाजी और अपने पिताजी से प्रेरित होकर क्रांति की भावना लेकर मिलते हैं राज बिहारी बोस से। किन से मिलते हैं?
रासबिहारी बोस है। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि रासबिहारी बोस किस प्रकार स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह जी पथिक का मार्गदर्शक बनते हैं। ठीक है, जानकी देवी जी, दोस्तों जानकी देवी जी एक विधवा महिला थी। ठीक है, 1930 के अंदर विजय सिंह जी पथिक, आगे हम इनकी पूरा इतिहास पढ़ेंगे तो विजय सिंह जी पथिक 1930 के अंदर अपनी 48 वर्ष की आयु के अंदर, कितनी आयु हो जाती है इनकी, 48 वर्ष की आयु, टोटल 48 वर्ष की आयु के अंदर विधवा महिला से, जानकी देवी जी की पहले ही एक बार शादी हो चुकी है। ठीक है, तो उनके बाद इनके पति का देहांत हो जाता है, तो विजय सिंह जी पथिक विधवा महिला से विवाह करते हैं और ये विवाह होता है इनका प्रेम विवाह। कौन सा विवाह होता है, ये इनका प्रेम विवाह होता है। कब करते हैं, 48 वर्ष की आयु के अंदर। सन रहता है 1930, कौन सा, 1930। 1930 के अंदर 48 वर्ष की आयु होती है उस समय उनकी, और विधवा महिला से ये शादी करते हैं। महिला का नाम होता है जानकी देवी और ये पैसे से होती है शिक्षिका। कहाँ होती है, शिक्षिका। विजय सिंह पथिक भी अपने अंतिम जीवन के अंदर शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, उनको अच्छा संस्कार देते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो उस समय इनका इनसे जान पहचान होती है, जो शिक्षिका होती है, विधवा होती है, और इनसे प्रेम विवाह कर लेते हैं विजय सिंह जी पथिक। आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे कैसे क्या रहता है इनका। एक बार यहां तक का पूरा देख लो आप कि जन्म कब होता है, 1882 ईस्वी के अंदर। कब होता है, 1882 ईस्वी के अंदर विजय सिंह जी पथिक का जन्म होता है। कहां पे होता है, बुलंदशहर गुठावली गांव यूपी। कहां पे, बुलंदशहर गुठावली गांव यूपी। 1882 गुठावली गांव बुलंदशहर यूपी, यहाँ पे आपका जन्म होता है विजय सिंह जी पथिक का। ठीक है, पिता हमीर सिंह जी 1857 की क्रांति के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। 1857 की जब क्रांति होती है उस समय गिरफ्तारी हो जाती है विजय सिंह जी पथिक के पिताजी हमीर सिंह जी की। ठीक है, शुरुआत से ही क्रांतिकारियों से प्रेरित थे, घर में ही क्रांतिकारी थे, 1857 की क्रांति के अंदर प्रेरित हो रहे थे। और इनके दादाजी का बात करें तो इंद्रजीत सिंह जी इनके दादाजी थे, जो मालागढ़ रियासत के दीवान थे। क्या थे, मालागढ़ रियासत के दीवान थे इंद्रजीत सिंह जी। ठीक है, 1857 की जब क्रांति होती है तो अंग्रेजों से लोहा लेते हैं और अंग्रेजी आला कमान द्वारा इनको शहीद कर दिया जाता है, भारत माता के लिए शहीद हो जाते हैं। ठीक है, इनसे प्रेरित होते हैं विजय सिंह जी पथिक। और इनकी माता का नाम है कमल कुमारी। क्या नाम था इनकी माता का, इनका माता का नाम था कमल कुमारी। कमल कुमारी इनके माता जी का नाम था। माता जी का नाम, धन्य है वो माता जिन्होंने विजय सिंह जी पथिक जैसे बहादुर साहसी लीडर को जन्म दिया, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन्होंने राजा महाराजाओं जो अत्याचार करते थे उनसे लोहा लिया और किसानों के साथ खड़े रहे। ऐसी माता धन्य है जिन्होंने इनको जन्म दिया। आप फोटो देख सकते हैं विजय सिंह जी पथिक का, एक बहादुर साहसी योद्धा विजय सिंह जी पथिक, इनको सादर नमन करते हैं हम आज। जानकी देवी जी के बारे में बताया, 1930 के अंदर विधवा महिला थी, शिक्षिका थी, पैसे से प्रेम विवाह करते हैं। 48 वर्ष की उम्र के अंदर ये इनसे शादी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ, विजय सिंह जी पथिक के बारे में मैं आपको बताऊं आगे की ओर। विजय सिंह जी पथिक क्या करते हैं कि यूपी के अंदर जन्म लेते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इनके जो मार्गदर्शक थे वो रासबिहारी बोस थे। कौन थे, रासबिहारी बोस। रासबिहारी बोस इनके मार्गदर्शक बनते हैं। अपना क्या होता है कि 1900, आप याद देखना कि 1856 के अंदर क्रांति होती है। ठीक है, इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रासबिहारी बोस एक योजना बनाते हैं, 50 वर्ष, इसकी 50वीं वर्षगांठ होती है ना, वो होती है 1907 के अंदर। 1907 के अंदर रासबिहारी बोस ये योजना बनाते हैं कि आज से हम निरंतर कभी ना कभी बीच में समय ले लेके हम अंग्रेजों को परेशान करते रहेंगे, सशस्त्र विद्रोह करते रहेंगे। 1907 के अंदर उनके दिमाग में एक उपज आती है कि हम एक साथ मिलकर एक सशस्त्र विद्रोह करेंगे, एक क्रांति करेंगे। लेकिन समय बीतता गया, उनको मौका मिला नहीं। ठीक है, तो वो उनको मौका मिलता है वापस 1915 के अंदर। समय बीत जाता है काफी, 1915 का समय आ जाता है, उस समय इनको मौका मिल जाता है। ठीक है, तो 1915 के बाद ये क्या करते हैं, देखते हैं, आपका बताते हैं। गद्दर आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह। गद्दर से सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, यदि बचपन के अंदर 11th-12th की बुक्स के अंदर भी लिखा आता था। गद्दर वो नहीं है सनी देओल वाली गद्दर, एक प्रेम कथा है ना, उसको याद मत रखना। अभी कुछ स्टूडेंट सोचेंगे हाँ सर उसी के बारे में बताएंगे। देखो, ऐसे प्रेम विवाह भी एक गद्दर ही होता है, वो भी कम नहीं होता है ना।
लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो एक गद्दर समाचार पत्र है। क्या है? गद्दर समाचार पत्र। दिमाग के घोड़े दौड़े। ये गद्दर समाचार पत्र कहाँ, यदि आपने पहले पढ़ा है, गद्दर समाचार कहाँ से प्रकाशित होता था, कौन प्रकाशित करता था? यदि आपको पता है तो बताइए, मैं आपको बताऊं। गद्दर समाचार पत्र कौन सा? गद्दर समाचार पत्र, ठीक है। ये होता था अमेरिका में प्रकाशित। कहां पे होता था? ये अमेरिका में प्रकाशित होता था। इनको प्रकाशित कौन करता था? तो इनको करता था अमेरिका में बैठे भारतीय। कौन करता था? अमेरिका में बैठे भारतीय। ये लोग इनको प्रकाशित करते थे। इनका एक काम था, यह समाचार पत्र इसलिए प्रकाशित होता था कि भारत के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में नॉलेज लेने के लिए यह समाचार पत्र अमेरिका में निकाला जाता था। अमेरिका में बहुत सारे लोग जो भारतीय वहां पे रहते थे, तो वो ये समाचार पत्र निकाल देते। वो बैठे बैठे एक बार ये सोचते हैं कि क्यों ना हम हमारे देश को आज़ाद कराएं। अमेरिका में बैठे भारतीय ये सोचते हैं कि भाई हम हमारे देशवासियों की हेल्प करें, उनको आज़ाद करवाएं। तो वो आज़ाद कराने के लिए एक योजना बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको पता चलता है कि रासबिहारी बोस अभी एक्टिव है। उनसे मुलाकात होती है और एक योजना तैयार की जाती है सशस्त्र विद्रोह की, कि भाई हम किसी भी प्रकार एक विद्रोह करके अपने 1857 की क्रांति का जो जोश था उसे पुनः जागृत किया जाए। एक ही तारीख को एक ही समय पे अलग अलग स्थानों पर विद्रोह किया जाए, जिससे अंग्रेज सरकार एकदम हकी बकी रह जाए कि भाई ये क्या हुआ, 1857 की क्रांति को पुनः इन्होंने रूप दे दिया है। तो इसकी योजना बनाई जाती है। तो इसकी योजना के लिए इन्होंने रासबिहारी बोस को बुलाया था यहाँ पे। रासबिहारी बोस बहुत बड़े नेता थे, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। योजना बनाते हैं लाहौर के अंदर। कहां पे बनाते हैं? लाहौर के अंदर योजना बनाते हैं। और योजना में ये क्या फाइनल करते हैं? योजना के अंदर ये फाइनल करते हैं कि एक ही साथ एक ही तारीख को अलग अलग जगह पे भारत में विद्रोह किया जाएगा। ठीक है, तो फिर बात रहती है तारीख कौन सी होगी। तो ये तारीख की बात करते हैं। 21 फरवरी 1915। याद रखना तारीख, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहीं भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि गदर आंदोलन की क्या तारीख थी, सशस्त्र विद्रोह की क्या तारीख थी, ठीक है, अमेरिका में बनाई गई योजना की क्या तारीख फिक्स की गई थी। तो ये याद रखना, गदर आंदोलन सशस्त्र विद्रोह की तारीख 21 फरवरी 1915 थी। कौन सी थी? 21 फरवरी 1915 ये तारीख फिक्स की जाती है। तैयारियां की जाती है एक साथ जोरों शोरों से, और फिर शुरू हो जाते हैं कि भाई अब अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नेताओं को पकड़ा जाए। तो फिर राजस्थान की बात आती है। तो राजस्थान के अंदर एक ही नेता उस समय एक्टिव चल रहे थे, बहुत ज्यादा जोश, और रासबिहारी बोस से परिचित भी थे। उनका नाम था गोपाल सिंह खरवा। क्या नाम था? गोपाल सिंह जी खरवा। यहां लिख देता हूं मैं, गोपाल सिंह जी खरवा। खरवा गांव के थे ये। आगे इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम। गोपाल सिंह जी खरवा। विजय सिंह, ये रासबिहारी बोस क्या करते हैं, राजस्थान के अंदर इस सशस्त्र विद्रोह को मतलब प्लान देने के लिए गोपाल सिंह जी खरवा के पास भेजते हैं विजय सिंह जी पथिक को। किनको भेजते हैं? विजय सिंह जी पथिक को। आपको मैंने पहले भी बताया कि विजय सिंह जी जो पथिक थे वो मूलतः कहाँ के थे? यूपी के थे। कहाँ के थे? यूपी के बुलंदशहर से। और क्रांति की भावना इनमें जन्मजात से ही प्रेरित थी, इनके खून के अंदर क्रांति दौड़ रही थी। ठीक है, विजय सिंह जी पथिक रासबिहारी बोस के कहने पर राजस्थान के अंदर आते हैं। कहाँ पे आते हैं? राजस्थान के अंदर। और किन से मिलते हैं? गोपाल सिंह जी खरवा। किन से मिलते हैं? गोपाल सिंह जी खरवा, विजय सिंह पथिक। आप गोपाल सिंह जी खरवा से मिलते हैं। गोपाल सिंह जी, भारत में नेतृत्व कौन कर रहा? मैंने आपको बताया भारत के अंदर इसका नेतृत्व कौन कर रहा था विद्रोह का? रासबिहारी बोस। कौन कर रहा था? रासबिहारी बोस। आप कर रहे थे भारत के अंदर इसका नेतृत्व, पूरे भारत के अंदर। और राजस्थान में नेतृत्व कौन कर रहा था? गोपाल सिंह जी खरवा के साथ। किनको पढ़ रहे हैं हम? गोपाल सिंह जी खरवा। और इनके साथ कौन थे?
पथिक जी कौन थे? पथिक जी, आप दोनों कर रहे थे राजस्थान के अंदर गदर आंदोलन का नेतृत्व। इनको काम दिया गया था कि अजमेर के अंदर एक रेल की पटड़ी को उड़ाया जाएगा। ठीक है, इनको ये काम दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश अंग्रेजों को, अंग्रेजी आला कमान को इसकी सूचना मिल जाती है कि भारत के अंदर एक साथ सशस्त्र विद्रोह होने वाला है। तो यह असफल हो जाता है, परिणाम इसका रहता है असफल, क्रांतिकारी इसमें असफल रहते हैं। और इसके तहत विजय सिंह जी पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा अंग्रेजी आला कमान द्वारा गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अंग्रेजी आला कमान द्वारा गिरफ्तार हो जाते हैं। यहां तक हमने पढ़ा है कि विजय सिंह जी पथिक का जन्म 1882 ईस्वी के अंदर बुलंदशहर गुठावली गांव यूपी के अंदर होता है। इनके पिताजी का नाम हमीर सिंह जी, आपके माताजी का नाम कमल देवी, आपके दादाजी का नाम इंदर सिंह जी कहाँ के थे? मालागढ़ रियासत के दीवान थे। 1857 की क्रांति के अंदर आप शहीद होते हैं और पिताजी गिरफ्तार होते हैं। क्रांति की भावना शुरुआत से ही थे इनके पास। पत्नी कौन थी? तो पत्नी थी आपकी जानकी देवी। कौन थी? जानकी देवी। 1930 के अंदर आप इनसे विवाह करते हैं, आपका विवाह प्रेम विवाह रहता है। और जानकी देवी जी पैसे से एक शिक्षिका थी। क्या थी? शिक्षिका थी और विधवा महिला थी। इनसे विवाह करते हैं, समाज को एक नया संदेश देते हैं, विधवा विवाह को संदेश देते हैं। अगला हम पढ़ेंगे इनके अंदर कि भाई इन आगे जाते हैं किस प्रकार ये राजबिहारी बोस से मिलते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक बनाते हैं। और फिर राजबिहारी बोस लाहौर के अंदर एक योजना बनाते हैं कि भारत के अंदर एक साथ सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा। फिर इस योजना के लिए राजस्थान में गोपाल सिंह जी खरवा के सहयोग के लिए विजय सिंह जी पथिक को यूपी से यहाँ पर भेजा जाता है। योजना बनाई जाती है, अजमेर के अंदर एक रेल की पटड़ी को उड़ाया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अंग्रेज आला कमान को इसका पता चल जाता है और अंग्रेजी आला कमान विजय सिंह जी पथिक के साथ गोपाल सिंह जी खरवा को गिरफ्तार कर लेते हैं। और गिरफ्तारी के बाद इनको एक नई जेल, कहाँ पे? एक नई जेल के अंदर आपको डाल देते हैं। नई जेल तो क्या, जेल तो थी पहले ही, लेकिन इनको डालते हैं अजमेर के अंदर एक जेल होती है टोडगढ़। कौन सी जेल होती है? टोडगढ़। इस जेल के अंदर आप दोनों, आपको गिरफ्तार करके डाल दिया जाता है, विजय सिंह जी पथिक। इसके साथ मैं आपको पूरा बताता हूं कि अजमेर, अजमेर के अंदर एक जेल थी, जेल का नाम था टोडगढ़ जेल। अक्सर राजस्थान के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर यह पूछा जाता है कि कौन सा क्रांतिकारी किस जेल से संबंधित था। क्या पूछा जाता है? कि कौन सा क्रांतिकारी किस जेल से संबंधित था। तो अपन क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि लास्ट के अंदर जब सारे क्रांतिकारी हम पढ़ लेंगे, इसके साथ साथ तो पढ़ेंगे ही कि कौन सा क्रांतिकारी किस जेल से संबंधित था, लेकिन लास्ट के अंदर जब हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं उस समय हम क्या करेंगे, सारे क्रांतिकारी एक साइड लिखकर उसके सामने एक टॉपिक लेके आएंगे कौन से क्रांतिकारी किस जेल से संबंधित था। ठीक है, एक तो टॉपिक अपना ये रख लेंगे, एक टॉपिक ये रख लेंगे कि कौन से क्रांतिकारी ने क्या कहा था। इनके कुछ वचन होते हैं, वो बहुत सारे मतलब पूछे जाते हैं एग्जामों के अंदर। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, लास्ट के अंदर आपको बता देंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्रांतिकारियों के अंदर सबसे ज्यादा ये जेल के बारे में पूछा जाता है, उनके द्वारा चलाए गए विद्रोह के बारे में पूछा जाता है, उनके कुछ वचन होते हैं, उनके द्वारा निकाली गई पुस्तक होती है, कुछ ग्रंथ होते हैं, और कुछ उनके द्वारा निकाले गए समाचार पत्रों के बारे में पूछा जाता है। एक महत्वपूर्ण रहता है उनका संगठन, किसने कौन सा संगठन बनाया, किस संगठन के तहत उन्होंने काम किया, इसके बारे में भी क्रांतिकारी द्वारा, क्रांतिकारियों के बारे में जरूर पूछा जाता है। इसके बारे में हम लास्ट के अंदर एक पूरा इसका एक पैराग्राफ लेके आएंगे, आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अजमेर के अंदर एक जेल है टोडगढ़ जेल। इस टोडगढ़ जेल के अंदर गिरफ्तारी करते हैं किन किन की, तो इनके अंदर करते हैं विजय सिंह जी पथिक। किन की? विजय सिंह जी पथिक। आपके साथ कौन रहते हैं? गोपाल सिंह जी खरवा। विजय सिंह जी पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके टोडगढ़ जेल के अंदर बंद कर देते हैं। कहां पे बंद कर देते हैं? टोडगढ़ जेल के अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन देखो, विजय सिंह जी पथिक, मैंने आपको बताया शुरू से ही जोहद जज्बे वाले हैं, और इन्होंने क्या किया था, जेल तोड़कर फरार हो गए। क्या कर दिया?
जेल तोड़कर फरार। कौन कौन? आप दोनों। विजय सिंह जी पथिक गोपाल सिंह जी खरवा के साथ जेल तोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। ठीक है, विजय सिंह जी पथिक तो चित्तौड़ की ओर निकल पड़ते हैं। कहां पे? चित्तौड़ की ओर। गोपाल सिंह जी खरवा ये गलती करते हैं कि वो अपने घर चला जाते हैं खरवा गांव के अंदर। अंग्रेजी आला कमान, उनकी सेना गोपाल सिंह जी खरवा के गांव पहुंचती है और इनको पुनः गिरफ्तार कर लेती है। क्या कर लेती है? इनको पुनः गिरफ्तार। विजय सिंह जी पथिक यहां से बहुत होशियारी से काम लेते हैं। उनका पहले से ही ऐसा काम पड़ चुका है और उनके मार्गदर्शक भी कौन है? राज बिहारी बोस। ठीक है, पथिक साहब क्या करते हैं कि अपना नाम बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपना नाम बदल लेते हैं और मूछें धारण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मूछें धारण कर लेते हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी धारण कर लेते हैं। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये सब बढ़ाकर विजय सिंह जी पथिक अपनी वेशभूषा बदलकर एक शिक्षक का रूप धारण करके चित्तौड़गढ़ के अंदर पहुंचते हैं। कहां पे पहुंचते हैं? चित्तौड़गढ़ के अंदर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय सिंह जी पथिक क्या करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये विजय सिंह जी पथिक अपना पूरा वेशभूषा बदल लेते हैं। वेशभूषा प्लस नाम बदल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वेशभूषा और नाम बदल लेते हैं। याद रखना दोस्तों इसके बारे में। विजय सिंह जी पथिक वेशभूषा नाम बदल लेते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, फरारी काटने के लिए। ठीक है, जबकि गोपाल सिंह जी खरवा साहब पुनः गिरफ्तार हो जाते हैं। दोनों एक साथ टोटगढ़ जेल से फरार होते हैं। ठीक है, स्थापना। अब ये क्या करते हैं? विजय सिंह जी पथिक चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं। आ जाते हैं आप चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव पड़ता है ओछड़ी। कौन सा गांव पड़ता है? ओछड़ी। ओछड़ी गांव के अंदर हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित एक विद्या प्रचारणी सभा, एक स्कूल होती है विद्या प्रचारणी के नाम से, वहां पे आ जाते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, गुरुजी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गुरुजी। अब आप बताओ, एक क्रांतिकारी व्यक्ति जब बच्चों को पढ़ाने लग जाए, एक गुरु का रूप धारण कर ले, तो कैसा ही लग रहा होगा। लेकिन यह सच है, उन्होंने फरारी से बचने के लिए, फरारी काटने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने उस समय के हालातों को देखते हुए एक शिक्षक का रूप धारण करते हैं। दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, मूछें बढ़ा लेते हैं और अपना नाम बदलकर भूप सिंह से विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। आपका वास्तविक नाम होता है भूप सिंह। क्या होता है दोस्तों? भूप सिंह। लेकिन ये नाम बदल लेते हैं और नाम रखते हैं विजय सिंह पथिक। एक नया नाम क्या रखते हैं? विजय सिंह पथिक। उन्होंने जब नाम बदला होगा तो शायद ही सोचा होगा कि आज से कई सालों बाद भी राजस्थान के अंदर इस नाम की चर्चा होगी, उनके गुणगान गाए जाएंगे, उनको नमन किया जाएगा कि आप जैसे बहादुर ने इस धरती पर जन्म लिया। आप प्राउड फील करते हो नहीं करते हो क्रांतिकारियों पर? हमारे गांव के अंदर जब कोई फौजी शहीद होता है तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं इनके बारे में। इसी प्रकार हमें हमारे क्रांतिकारियों पर गर्व है कि उन्होंने राजस्थान की जन्मभूमि पर जन्म लिया। उनकी माताओं को बहुत बहुत, उनको कहते हैं ना कि उनके लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको कि उन्होंने ऐसे बहादुर क्रांतिकारियों को जन्म दिया। धन्य है वो माताएं। देखते हैं ओछड़ी के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? देखो, विद्या प्रचारणी सभा का स्थापना करते हैं हरिभाई किंकर। कौन करते हैं? हरिभाई किंकर। इसका मैं आपको बताऊं, देखो हरिभाई किंकर, इसका मैं आपको बताता हूं। होता क्या है ना कि हरिभाई विद्या प्रचारणी का मैं आपको एक बार पूरा ये बता देता हूं, है ना। देखो, विद्या प्रचारणी सभा, अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है। होता क्या है, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना होती है 1911 के अंदर हरिभाई किंकर द्वारा। किसके द्वारा? हरिभाई किंकर के द्वारा। कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने करी। तो यदि आपको ऑप्शन दे दिया जाए हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह जी खरवा और ठाकुर खुशहाल सिंह, तो आपको उत्तर में सही करना है हरिभाई किंकर। लेकिन आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि राजस्थान के अंदर विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने करी, ऑप्शन के अंदर यदि विजय सिंह पथिक है और हरिभाई किंकर नहीं है, तो आपको उत्तर हमेशा विजय सिंह पथिक को सही मानना होगा। यदि विजय सिंह पथिक और हरिभाई किंकर दोनों हैं तो उत्तर के अंदर हरिभाई किंकर सही होगा।
होता क्या है, 1911 के अंदर हरिभाई किंकर इनकी स्थापना कर देते हैं, लेकिन 1915 के अंदर जब जेल से फरार होकर 1915 ईस्वी, कौन सी ईस्वी, 1915 ईस्वी के अंदर जेल काट कर जब विजय सिंह जी पथिक आते हैं ओछड़ी के अंदर, कहां पे आते हैं, ओछड़ी के अंदर, वेशभूषा बदल लेते हैं, रूप बदल लेते हैं, तो ओछड़ी के अंदर 1915 के अंदर विद्या पचानी सभा का नेतृत्व कौन कर लेते हैं, विजय सिंह जी पथिक। समझ में आया ना आपको, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह जी पथिक क्या करते हैं, 1915 के अंदर इसका जिम्मा लेते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन इसकी स्थापना 1911 के अंदर हरिभाई जी किंकर ने कर दी थी पहले ही। ठीक है, तो अपने को ऑप्शन के हिसाब से इस प्रश्न को सही करना है, याद रखना ये कंफ्यूजन वाला सवाल है। स्थापना 1911 के अंदर हरिभाई किंकर ने की थी, लेकिन ओछड़ी के अंदर 1915 के अंदर विजय सिंह जी पथिक ने इसका नेतृत्व शुरू किया था। ठीक है, कब किया था, 1915 के अंदर विजय सिंह जी पथिक ने ओछड़ी के अंदर। इसका एक और रहता है, एक बिजोलिया नाम आपने सुना होगा बचपन से, बिजोलिया, कौन सा नाम है, बिजोलिया। बिजोलिया के अंदर क्या होता है कि एक विद्या प्रचारणी सभा चलती है, इसकी एक शाखा चलती है, क्या चलती है, शाखा, विद्या प्रचारणी सभा की बिजोलिया के अंदर एक शाखा चलती है। उस शाखा का नेतृत्व कौन करता है, तो उस शाखा का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। कौन करते हैं, साधु सीताराम दास। किसका करते हैं, इस शाखा का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। बिजोलिया के अंदर जो विद्या प्रचारणी सभा चलती है उसका नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास जी। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन मत रहना। इसकी स्थापना हरिभाई किंकर 1911, ठीक है, 1915 के अंदर विजय सिंह जी पथिक इसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, 1900 ये बिजोलिया शाखा का नेतृत्व कौन करता, तो बिजोलिया शाखा का नेतृत्व जो करते हैं उनका नाम है साधु सीताराम दास जी। क्या नाम है, साधु सीताराम दास जी। आगे पढ़ते हैं कैसा क्या रहता है विद्या प्रचारणी सभा का। ये विद्या प्रचारणी सभा, विजय सिंह जी पथिक वेशभूषा बदलकर यहाँ आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर ओछड़ी गांव के अंदर। हरिभाई किंकर 1911, क्या पे 1911 के अंदर हरिभाई किंकर इसकी स्थापना करते हैं। उद्देश्य क्या रहता है, विद्या प्रचारणी सभा का एक उद्देश्य होता है कि राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। कौन से नागरिक, राष्ट्रभक्त, जिसके अंदर राष्ट्रभक्ति हो ऐसे नागरिक तैयार करना। तो उन्हें राष्ट्रभक्ति की शिक्षा दी जाती थी, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में शिक्षा दी जाती थी, कैसे क्या राष्ट्र को बचाना है, कैसे क्या राष्ट्र प्रेमी बनना है, और कैसे लोगों को राष्ट्र के बारे में बताना है, इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी। विद्या प्रचारणी सभा, नाम में ही लिखा है विद्या, तो शिक्षा तो अच्छी दी जाने वाली है, ये तो पता ही है। तो विद्या प्रचारणी सभा के अंदर उद्देश्य इनका था राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। क्या करना था, राष्ट्र भक्त नागरिक तैयार करना। राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना इनका उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था, राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। किनका उद्देश्य था, इनका विद्या प्रचारणी सभा का उद्देश्य था राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। पथिक जी का नेतृत्व बताओ आप, पथिक जी का नेतृत्व कब से हुआ था, 1911 में तो स्थापना हुई थी हरिभाई जी किंकर द्वारा। पथिक जी ने नेतृत्व कब किया था, फरारी काटते समय, वेशभूषा बदलते समय, गुरु जी का रूप धारण करते समय। किसका रूप, गुरु जी का रूप धारण करते हुए, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, चोला पायजामा पहने हुए विजय सिंह जी पथिक आते हैं और ओथड़ी के अंदर विद्या प्रचारणी सभा का नेतृत्व करते हैं। कब करते हैं, 1915। कब करते हैं, 1915 ईस्वी, 1915 ईस्वी। कब करते हैं विजय सिंह जी पथिक, 1915 के अंदर। स्थापना कब होती है, 1911 के अंदर। 1915 के अंदर आप विद्या प्रचारणी सभा के अंदर पढ़ाना का काम शुरू कर देते हैं, एक शिक्षक रूपी जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। पथिक जी का नेतृत्व 1915 के अंदर, उद्देश्य राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। बिजोलिया शाखा की स्थापना व नेतृत्व, मैंने आपको पहला भी बताया कि बिजोलिया के अंदर भी विद्या प्रचारणी सभा की एक ब्रांच चल रही थी, एक शाखा चल रही थी। उस शाखा का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो दोस्तों उस शाखा का नेतृत्व कर रहे थे साधु सीताराम दास जी। कौन कर रहे थे, साधु सीताराम दास जी। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार साधु सीताराम दास जी ने प्रारंभ के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनके दो साथी भी थे, सबके बारे में आज पढ़ेंगे, आप बने रहना जीवीसी के साथ। इसका देखते हैं कि बिजोलिया शाखा की स्थापना का नेतृत्व करते हैं साधु सीताराम दास। कौन करते हैं, साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास।
बिजोलिया शाखा की स्थापना करते हैं। जीवीसी की बहादुर फौज, ज्ञानवार क्लासेज की बहादुर फौज। बताते रहना कि मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, पढ़ाने में आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, आपको पढ़ने में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। बताते रहना, एक सपना धारण कर लेना, एक लक्ष्य बना लेना कि 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर अपनी सरकारी सेवा की सरकारी राजस्थान के अंदर अपने सरकारी सेवा देना चाहते हैं। और ये ठान लेना कि किसी भी प्रकार कैसी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे रात और दिन एक करना पड़े, सालासर दरबार का नाम लेके सपना बना लेना, एक लक्ष्य बना लेना कि राजस्थान के अंदर 2025 के अंदर अपने को सिलेक्शन लेना है। इसके लिए ज्ञानवार क्लासेज आपके लिए योगदान देने के लिए, सहयोग देने के लिए रात दिन सभी जगह पर कहीं पे भी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आपके लिए तैयार है। बने रहना ज्ञानवार क्लासेज के साथ। 2016 का वार्षिक सम्मेलन, अभी आपको मैंने पहले ही बताया था, 2016 का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो बिजोलिया में साधु सीताराम दास जी जो बिजोलिया के अंदर इस विद्या प्रचारणी सभा का शाखा का जो नेतृत्व कर रहे थे, सभा का जो नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या होता है कि 1916 की बात आती है, इसके अंदर 3 सन याद रखने ला। 1911 कौन सा सन है सबसे पहले, 1911 स्थापना होती है किसके द्वारा, हरिभाई किंकर। स्थापना हरिभाई किंकर, ठीक है। 1915 पथिक जी का नेतृत्व, क्या होता है, पथिक जी का नेतृत्व। फिर आता है 1916 वार्षिक सम्मेलन, क्या होता है, वार्षिक सम्मेलन। विद्या प्रचारणी से संबंधित इन तीनों डेटों को याद रखना। वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन होता है। विद्या प्रचारणी सभा में जितनी भी शाखाएं चल रही थी उन सबको मिलाकर एक वार्षिक सम्मेलन होता था, ठीक है। इस वार्षिक सम्मेलन के अंदर साधु सीताराम दास जी भी चित्तौड़गढ़ के अंदर आते हैं। ये वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है, तो ये वार्षिक सम्मेलन होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे होता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये वार्षिक सम्मेलन होता है। और इस वार्षिक सम्मेलन के अंदर बिजोलिया शाखा के संस्थापक, विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक, ठीक है, साधु सीताराम जी दास और विजय सिंह जी पथिक, दोनों का मेल मिलाप होता है। किनका होता है, विजय सिंह जी पथिक और साधु सीताराम दास जी का मेल मिलाप होता है। कहाँ पे होता है, इसमें इसके अंदर वार्षिक सम्मेलन के होता है, पथिक जी और साधु जी का मेल मिलाप होता है। इस मेल मिलाप के अंदर दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेरित होते हैं, दोनों को एक दूसरे का काम पसंद आता है। साधु सीताराम जी दास बातों बातों में बताते हैं, विजय सिंह जी पथिक पूछते हैं कि साधु जी बताइए बिजोलिया के अंदर क्या चल रहा है। साधु जी बताते हैं कि सर बिजोलिया के अंदर किसान बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, मैंने आपको बताया था कि विजय सिंह जी पथिक शुरुआत से ही क्रांतिकारी भावना वाले थे, उनको तो बस पुश करने का काम था, धक्का देने का काम था, उन्हें बस ललकारने का काम था। उनको साधु सीताराम दास जी बताते हैं कि सर बिजोलिया के अंदर किसान अपनी लगान को लेकर परेशान है, उन पर लगाए गए कर को लेकर परेशान है। चौरी कर देख लो, तलवार कर देख लो, ऐसे बड़े बड़े उन पर कर लगाए जाते हैं, उसको लेकर, बेगारी को लेकर किसान बहुत परेशान है। साधु सीताराम जी दास किसानों की व्यथा विजय सिंह जी पथिक को बताते हैं। विजय सिंह जी पथिक भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरे देश के अंदर, मेरे इस राजस्थान के अंदर यदि किसान इस प्रकार परेशान है और मैं शांति से देखूं तो मेरा जन्म किसी काम का नहीं है, मेरा जन्म लेना मतलब फालतू है। उन्होंने इस काम को लेकर तुरंत विद्या प्रचारणी सभा से इस्तीफा देकर साधु सीताराम जी दास के साथ बिजोलिया के लिए निकल पड़ते हैं। कौन निकल पड़ते हैं, विजय सिंह जी पथिक। विजय सिंह जी पथिक को आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि विजय सिंह जी पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन, कि बिजोलिया किसान आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, सरकार की खटियां खड़ी कर देने वाला एक आंदोलन हुआ था। रियासत और किसानों के बीच में बहुत बड़ा आंदोलन रहा था। ये एकमात्र आंदोलन है जो सबसे बड़ा चलने वाला आंदोलन और आज़ादी तक चलने वाला आंदोलन रहा था। इसकी शुरुआत 1897 से लेके 1941 तक ये आंदोलन चला था। 41 ही नहीं, आज़ादी तक भी ये आंदोलन चलते ही गया था। कई नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों के बाद हम जब आंदोलन की एक क्लास लेंगे, किसान आंदोलन की क्लास लेंगे, उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार विभिन्न नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, किस प्रकार आंदोलन शुरू हुआ, किस प्रकार आंदोलन को दबाया गया, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं विजय सिंह पथिक के बारे में आगे। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी शुरुआत कब होती है, इसका समय काल दोस्तों 1897 से 1941। बहुत आप अभी देख लो, राजस्थान के अंदर भर्तियों के पिटारों में जेल प्रेरी, पुलिस कांस्टेबल,
ठीक है, जेल प्रेरी, पुलिस कांस्टेबल, चतुर्सैनिक कर्मचारी, और ये आ रही है अभी आपकी पटवार देख लो, ऐसे ही देख लो, वीडियो देख लो, ऐसे एग्जाम आए हुए हैं आपके सामने। और इन एग्जाम को देखते हुए आपको यदि छोटे एग्जामों को देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है आपके लिए। क्या बनता है? महत्वपूर्ण बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेना साल के बारे में। यदि छोटे एग्जाम देखो, कांस्टेबल का देख लो, जेल प्रेरी का देख लो, चतुर्श्रेणी का देख लो, तो इनका लेवल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो लेवल को देखते जाओ, इन छोटे छोटे लेवल को देखो, इन लेवल के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम हद से ज्यादा पढ़ लेते हैं, अपना लेवल नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिजोलिया किसान आंदोलन की समय अवधि क्या थी, कब से लेकर कब तक चला गया। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है इसको चरण को लेकर कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, इसको 3 चरणों में पूरा हुआ था। कितने? 3 चरणों के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन अपना पूरा होता है। 3 चरण की बात करूं तो शुरुआत इसकी होती है 1897 के अंदर, और ये चलता है 1915 तक। कब तक चलता है? 1915 तक। यहाँ पे इसका आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? तो स्वयं किसान करते हैं। कौन करते हैं? स्वयं किसान इसका नेतृत्व करते हैं। स्वयं किसान जो होते हैं वो इस आंदोलन का नेतृत्व 1915 तक करते हैं। आगे की बात करें हम तो 1915 से लेके 1926 तक, 1915 से लेके 1926 तक इसका नेतृत्व कौन करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, 1915 से लेके 1926 तक इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह जी पथिक करते हैं। कौन करते हैं? विजय सिंह जी पथिक करते हैं। 1915 से लेके 1926 तक लगभग 11 वर्षों तक इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं विजय सिंह जी पथिक। अनेक कठिनाइयां देखने को मिलती है, लेकिन आगे देखो निजी कारणों की वजह से कई मतभेद हो जाते हैं नेताओं के बीच में, किसानों के बीच में, रियासतों के बीच में। इसको लेकर विजय सिंह जी पथिक इस्तीफा दे देते हैं और यहां से चले जाते हैं। और यहां देखो 1927 से लेकर 1941 तक अनेक नेताएं इसका नेतृत्व करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से नेताएं आते हैं, किस प्रकार किसान स्वयं इसका नेतृत्व करने लग जाते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा राम नारायण चौधरी के बारे में, माणिकलाल वर्मा के बारे में, हीरालाल शास्त्री के बारे में, अनेक नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। पथिक जी का नेतृत्व की बात करें दोस्तों तो 1916 के अंदर पथिक जी क्या करते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लेते हैं। कब लेते हैं? 1916 के अंदर। पूछा जाएगा दोस्तों इसके बारे में, पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब किया, या फिर पथिक जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कब से लेके कब तक किया, या फिर पूछा जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन की समय अवधि कब है, कब से लेके कब तक चला, क्योंकि यह सबसे बड़ा किसान आंदोलन रहा था जो लगभग आजादी तक चल रहा था। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेल प्रेरी वालों, कांस्टेबल वालों, और आप ये देख लो चतुर्श्रेणी कर्मचारी वालों। वेरी 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 मोस्ट लगा लो इस पे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए ये सवाल, क्योंकि लेवल का देखे जाए ना तो आपका लेवल छोटा है, और छोटे लेवल के लिए राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो विजय सिंह जी पथिक। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लो। इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, ये नोट कर लो। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह जी पथिक। कौन है? विजय सिंह जी पथिक। लिख लो, हेडिंग डालो, ऊपर की तरफ लिख लो, लाल पेन से कर लो, जैसे भी करना कर लो, ये नोट कर लेना। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह जी पथिक है। मैं फिर से बता रहा हूं, जेल प्रेरी वालों, कांस्टेबल और ये अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारी, आप नोट कर लो ये सवाल। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन है? इस चीज को याद रख के चलना। विजय सिंह जी पथिक के बारे में पढ़ रहे हैं हम। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, शुरुआत 1916 के अंदर करते हैं। ठीक है, और राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक होते हैं विजय सिंह जी पथिक। यहाँ से किसानों के आंदोलन का नेतृत्व की शुरुआत करते हैं। लंबा संघर्ष चलेगा इनका। एक बात याद रखना, 1917 के अंदर क्या होता है? विजय सिंह जी पथिक जब किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं बिजोलिया वाले का, तो 1917 के अंदर क्या होता है कि विजय सिंह जी पथिक एक उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। याद रखना, उपरमाल पंच बोर्ड, एक पंचायत समिति की स्थापना करते हैं। एक पंचायत समिति की स्थापना करते हैं। याद है? इतना तक देख लेना आप, ये याद रख लेना। ठीक है, बिजोलिया 1897 से लेकर 1941 तक महत्वपूर्ण है। तीनों चरण महत्वपूर्ण है। 97 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर 26 तक, 27 से लेकर 41 तक या आजादी तक।
ठीक है, इसका याद रख लेना। सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला सन रहेगा, ये वाला समय अवधि रहेगा। शुरुआत के अंदर तो साधु सीताराम दास जी के साथ ब्रह्मदेव वगैरह ये सब क्या कर रहे थे, अपना नेतृत्व कर रहे थे, स्वयं किसान अपना नेतृत्व कर रहे थे, विजय सिंह जी पथिक आते हैं, उसके बाद मतभेद होने के बाद वो इससे दूर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन के बाद विजय सिंह जी पथिक का क्या आगे का प्लान रहता है। अभी बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा नहीं हुआ, विजय सिंह जी पथिक क्या करते हैं, आगे जाते हैं। विजय सिंह जी पथिक ये काम करते हैं 1919। पथिक जी 1916 के अंदर नेतृत्व लेते हैं। 1917 के अंदर पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। कौन सा पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड। कौन सा पंच बोर्ड, ऊपर माल पंच बोर्ड। स्थापना कब होती है, 1917। कब होती है, 1917 के अंदर ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना होती है दोस्तों। और बात आती है 1919 ईस्वी। कौन सी बात आती है, 1919 ईस्वी। और 1919 ईस्वी के अंदर क्या होता है दोस्तों, राजस्थान सेवा संगठन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है। अरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। राजस्थान सेवा संघ के बारे में तो पूछा जाएगा ही, याद रख लेना। राजस्थान सेवा संघ के बारे में पूछा जा सकता है। जेल प्रेरी वालों, राजस्थान सेवा संघ वाले के बारे में देख के जाना, याद करके जाना। राजस्थान सेवा संघ 1919, राजस्थान सेवा संघ 1919। स्थापना कहाँ होती है दोस्तों, वर्धा। कहाँ पे होती है, वर्धा। वर्धा कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर इनकी स्थापना होती है 1919 के अंदर। स्थापना करते समय नेता कौन कौन से होते हैं, 1919 में स्थापना हो जाती है, नेता होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट रखना, विजय सिंह जी पथिक, विजय सिंह पथिक। इसके साथ में और नेता कौन से होते हैं, तो याद रखना, राम नारायण चौधरी, राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण चौधरी साहब यहाँ पे इनके साथ में होते हैं। और कौन से होते हैं, ठाकुर खुशहाल सिंह। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या नाम है इनका, ठाकुर खुशहाल सिंह, ठाकुर खुशहाल सिंह। ठाकुर खुशहाल सिंह जी भी आहुआ के जो थे वो इनके साथ में खड़े थे। एक और नाम, विद्या प्रचारणी सभा के संस्थापक 1911, याद कर लो दोस्तों, हरि भाई किंकर। क्या नाम था, हरि भाई किंकर। इसको याद कर लेना दोस्तों, हरि भाई किंकर। ये देखो, इन सबको तीनों को आप याद कर लोगे। विजय सिंह जी पथिक के बारे में पढ़ रहे हैं, विजय सिंह जी पथिक के बारे में आप बार बार पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएगा। रामनारायण चौधरी के बारे में भी आप बार बार पढ़ोगे, विभिन्न संगठनों में इन्होंने काम किया, कॉमन नाम है, फिर इनका नाम याद रह जाएगा। ठाकुर खुशहाल सिंह जी बड़े क्रांतिकारी हुए, इनके बारे में भी आप नाम कर लोगे। हरि भाई किंकर, ये नाम अक्सर क्या लोग बच्चे भूल जाते हैं, तो हरिभाई किंकर वाला नाम अपना याद रख लेना। हरिभाई किंकर क्वेश्चन यदि घूम जाता है कि भाई इनमें से विजय सिंह जी पथिक के साथ राजस्थान सेवा संघ में स्थापना के समय कौन से नेता उपस्थित थे, तो हरिभाई किंकर भी थे, ठाकुर खुशहाल सिंह जी भी थे, विजय सिंह जी पथिक थे, और राम नारायण चौधरी भी थे। कौन से थे, राम नारायण चौधरी। तो ये भी इनके साथ में उपस्थित थे। उद्देश्य क्या था, अब दोस्तों पहला तो विद्या प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या था, वापस बताओ मुझे। तो विद्या प्रचारणी सभा का उद्देश्य था राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना। क्या था, राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना, अच्छी शिक्षा देना, राष्ट्र के प्रति उनको समझाना, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन राजस्थान सेवा संगठन का क्या उद्देश्य था, ये राजस्थान सेवा संगठन का उद्देश्य था रियासतों और प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना। रियासतों और प्रजा के बीच मैत्री संबंध स्थापित करना। क्या करना दोस्तों, मैत्री संबंध, यानी दोस्ती करवाना। राजस्थान सेवा संगठन राजा महाराजाओं और रियासतों और किसानों के बीच में, प्रजाओं के बीच में दोस्ती करवाना चाहता था। आप समझ पा रहे हैं ये क्यों हो रहा था। विजय सिंह जी पथिक और राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर, ठाकुर खुशहाल सिंह जी बड़ी सोच रख रहे थे। उन्होंने कहा था कि यदि हम आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों को बाहर कभी नहीं निकाल पाएंगे। यदि किसान और राजा दोनों एक ही तो खून है, यदि हम आपस में ही भारतीय भारतीय लड़ेंगे तो अंग्रेजों को बाहर कैसे निकालेंगे। तो ये सोच उनकी काम कर रही थी। वो कर रहे थे राजस्थान के अंदर राजस्थान सेवा संगठन की स्थापना कर रहे थे 1919 के अंदर। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर होता क्या है, सबसे पहले ये चारों, हरिभाई किंकर, विजय सिंह जी पथिक, ठाकुर खुशहाल सिंह जी और राम नारायण जी चौधरी साहब, ये सब मिलते हैं गांधी जी से वर्धा में। उस समय वर्धा में आते हैं गांधी जी, और वहाँ महाराष्ट्र के अंदर ये सब गांधी जी से मिलते हैं। और मिलने के बाद वर्धा के अंदर राजस्थान सेवा संगठन की स्थापना 1919 के अंदर करते हैं। कब करते हैं दोस्तों, 1919 के अंदर राजस्थान सेवा संगठन की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1919 के अंदर। कब करते हैं, 1919 के अंदर। क्यों करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है, तो राजाओं
और रियासतों और प्रजा के बीच में, राजाओं और किसानों के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना, एक दोस्ती का संबंध स्थापित करना दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम यदि आपस में लड़ेंगे तो अंग्रेजों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। यदि किसान और राजा, यदि रियासत और प्रजा दोनों आपस में लड़ेगी तो हम कैसे उनको बाहर निकाल पाएंगे। इसलिए उनके बीच में मैत्री संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वो इन्होंने इस राजस्थान सेवा संगठन की स्थापना करी थी। रियासतों और प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना मोस्ट है दोस्तों, याद में रखना। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। ये मैं बता रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, छोटे वाले एग्जाम खास तौर के लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन, आएगा, आ सकता मतलब आएगा ही। देख लो, यदि 3-4 शिफ्ट में होता है ना आपका एग्जाम, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तय है। क्योंकि क्रांतिकारियों के संगठनों के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है। ठीक है, मुख्यालय, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बता दिया। वर्धा, कहां पे था? वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इनका मुख्यालय बनाया जाता शुरुआत के अंदर। किसका? राजस्थान सेवा संगठन का। वर्धा महाराष्ट्र के अंदर इनका मुख्यालय बनाया जाता। लेकिन कब बनाया जाता है? 1919 के अंदर। बात रहती है 1920 की। कब रहती है दोस्तों? 1920, 1 साल बाद। कितने साल बाद? 1 साल बाद। 1 साल बाद क्या करते हैं कि इस मुख्यालय को बदल कर लेके आ जाते हैं अजमेर। कहां? अजमेर। राजस्थान सेवा संगठन का सीधा नेतृत्व कहां से होगा? अजमेर से होगा, वर्धा से नहीं होगा। कब से? 1920 से 1 साल बाद। 19 में करते हैं स्थापना, डबल 19, 1919, 1919, 1919, याद रखना। उसके बाद 1920, 1 साल बाद अजमेर के अंदर, कहां पे? अजमेर के अंदर स्थानांतरण कर देते हैं इनका मुख्यालय, हेड ऑफिस। भाई हेड ऑफिस से तो कंट्रोल होता है पूरा, तो अजमेर के अंदर, अजमेर से केंद्र है भाई राजस्थान का, तो राजस्थान के केंद्र के अंदर से ये इनका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, 1919 के अंदर। 1920 के अंदर अजमेर लेके आ जाते हैं। 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। क्या किया जाते हैं? 2 समाचार पत्र। अब ये देख लो भाई, राजस्थान सेवा संगठन वाला भी देख लो, या फिर विजय सिंह जी पथिक का भी देख लो। 2 समाचार पत्र यहाँ से प्रकाशित किए जाते हैं। समाचार पत्र का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपने देखा होगा पिछले साल के जो भी पेपर है आप उठा के देखना, कहीं ना कहीं जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे सालिना मान लो 10 एग्जाम होते हैं, तो 10 में से कहीं ना कहीं एक एग्जाम के अंदर, एक शिफ्ट के अंदर समाचार पत्र से लेके एक सवाल पूछ लिया जाता है। तो समाचार पत्र की बात करें तो समाचार पत्र कौन कौन से चले गए थे, तो इनके समाचार पत्र की बात करें तो यहाँ पे बता देता हूँ। समाचार पत्र था राजस्थान केसरी। कौन सा समाचार पत्र था? राजस्थान केसरी। एक समाचार पत्र था नवीन राजस्थान। कौन सा था? नवीन राजस्थान। आगे क्या होता? नवीन राजस्थान समाचार पत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख दिया जाता है, तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र को बैन कर दिया जाता है, इस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो उसी को नया रूप, नया नाम देके निकाला जाता है। कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान। कौन सा समाचार पत्र? तरुण राजस्थान। दिख रहा है ना दोस्तों? सबसे पहले केसरी, राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला जाता है। यह समाचार पत्र किन के नाम पे निकाला जाता है? तो केसरी से समझ सकते हो, केसरी सिंह बहारट। कौन सा? केसरी सिंह बहारट। बहारट, केसर सिंह बहारट। कहां से निकालते हैं शुरुआत के अंदर? वर्धा से। कहां से निकालते हैं? वर्धा के अंदर। और 1920-21 के अंदर इसका भी स्थानांतरण कहां कर देते हैं दोस्तों? अजमेर के अंदर कर देते हैं। केसर सिंह बहारट, बहारट परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया था स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में राजस्थान के अंदर। इनके उपलक्ष्य के अंदर, इनकी याद के अंदर, इनकी बहादुरी को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान केसरी नाम का समाचार पत्र वर्धा से निकाला जाता था। विजय सिंह जी पथिक और रामनारायण जी चौधरी ने ये बताया था। और हाँ दोस्तों, याद रखना, राजस्थान केसरी, चलो मैं बता लेता हूं इसका पूरा एक बार फिर से। इंसर्ट पेज अपना देखो, शुरुआत करते हैं समाचार। यहां आते हैं नंबर 1 पे, राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहां से प्रकाशित किया शुरुआत के अंदर? वर्धा के अंदर। ठीक है, फिर इसको स्थानांतरण कहां कर दिया था? अजमेर के अंदर। कहां पे कर दिया था दोस्तों स्थानांतरण? अजमेर के अंदर 1920। ठीक है, अजमेर के अंदर स्थानांतरण कर देते हैं। किसकी याद में निकाला था? किसके नाम पर है? केसरी सिंह बहारट। कौन है दोस्तों?
आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। केसरी सिंह बाहरट इनके याद में निकाला जाता, इनके नाम पर निकाला गया था। केसरी सिंह बाहरट के नाम पर यह निकाला गया था। अगला समाचार पत्र था नवीन राजस्थान, नया राजस्थान, क्या बात है, नाम भी अच्छा था इनका। नवीन राजस्थान के नाम से समाचार पत्र निकाला गया था। अंग्रेजों के बारे में कुछ लिख दिया था, ठीक है, कुछ बातें लिखने के कारण इन्होंने इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो एक नया समाचार पत्र जो इसी का नया रूप होता है, जिसका नाम होता है तरुण राजस्थान। क्या नाम था दोस्तों? तरुण राजस्थान। राजस्थान का नाम आता ही दोस्तों सीना चौड़ा हो जाता है, गर्व होता था, खून एकदम खोलने लगता है। राजस्थान क्या भूमि होगी, राजस्थान क्या यादगार है, क्या इतिहास रहा है राजस्थान का, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। आगे चलते हैं दोस्तों, समाचार पत्र के बारे में हमने जैसे पढ़ लिया है, आगे हमने देख लिया कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है, 1919 वर्धा महाराष्ट्र के अंदर। नेता विजय सिंह जी पत्तिक, राम नारायण चौधरी, ठाकुर खुशहाल सिंह और हीराबाई किंकर। अगली बात करते हैं उद्देश्य, तो रियासतों और प्रजा के बीच में मैत्री संबंध स्थापित करना। मुख्यालय की बात करते हैं तो वर्धा महाराष्ट्र से इनका मुख्यालय था, फिर आगे जाके 20 के अंदर बदलकर अजमेर के अंदर लेके आ जाते हैं। अजमेर राजस्थान का केंद्र होने के कारण यहाँ से सभी जगह पर नेतृत्व किया जा सकता था आसानी से। 2 समाचार पत्र होते हैं, 3 समाचार पत्र होते हैं। राजस्थान केसरी, केसरी सिंह बाहरट पर निकाला जाता है, वर्धा से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसका भी स्थानांतरण अजमेर से कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। उसके बाद एक बात और याद रखना कि केसरी समाचार पत्र, कौन सा समाचार पत्र? केसरी समाचार पत्र। ये केसरी समाचार पत्र, इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखना, इसके संस्थापक थे चौधरी साहब राम नारायण। कौन थे? राम नारायण चौधरी। चौधरी साहब इसके संस्थापक थे दोस्तों, राम नारायण चौधरी। कौन थे? राम नारायण चौधरी इसके संस्थापक थे। और बात करें आर्थिक सहायता, किसने करी आर्थिक सहायता? हाँ, बजाज साहब ने। किसने करी? देखो, किसी भी काम करने के लिए आर्थिक सहायता का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आप यदि ये तन मन से तो हैं, लेकिन आपके पास यदि धन नहीं है तो फिर आपका काम सफल नहीं हो पाता था। इसलिए इस स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मारवाड़ियों ने बहुत बड़ा भामाशाह बनकर सहयोग किया था। जैसे आप देख सकते हो, जमनालाल जी बजाज को देख लो, दामोदर दास राठी को देख लो, बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर आर्थिक सहायता यहाँ पर करी थी जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज दोस्तों याद रख लेना, ये भी सवाल पूछा जाता है। संस्थापक के बारे में, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? राम नारायण चौधरी। आर्थिक सहायता किसने करी थी दोस्तों? तो जमनालाल जी बजाज ने यहाँ पर आर्थिक सहायता करी थी। समाचार पत्र को प्रकाशित करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो जमनालाल जी बजाज ने कहा था, मैं आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं, भाइयों आप शुरू करो समाचार पत्रों को, और राजस्थान की प्रजा को, राजस्थान की जनता को एकत्रित करो, उनके अंदर नया जोश भरो कि राजा रियासतों से लड़ना नहीं है। क्या नहीं करना है? रियासतों से लड़ना नहीं है, हमें उनके साथ मैत्री संबंध स्थापित करना है कि भाई आगे जाकर हम अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकते हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम किस प्रकार अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकें। इस लक्ष्य को लेकर वो आगे चलते हैं। आगे की बात करते हैं विजय सिंह जी पथिक की, तो 1926 के बाद विजय सिंह जी पथिक अलग हो जाते हैं। किससे? किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं, इस क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग हो जाते हैं दोस्तों। तो ये काम करते हैं 1930 के अंदर वो शादी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जानकी देवी जी से शादी करते हैं, ये प्रेम विवाह करते हैं। जानकी देवी पैसे से एक शिक्षिका थी और ये एक विधवा महिला थी, तो उनसे शादी करके विधवा पुनः विवाह का भी संदेश देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि विजय सिंह जी पथिक शिक्षक जीवन जीते हैं। तो बात तो है कि भाई पुस्तकें और ग्रंथ तो वो लिखने का शौक रखते ही हैं, तो वो एक अपनी पुस्तक लिखते हैं, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। कौन सी पुस्तक है? व्हाट आर द इंडियन स्टेट। पुस्तक बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। ये पुस्तक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूंगा, आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाएगी ये किताब कि व्हाट आर द इंडियन स्टेट किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो ये अपने विजय सिंह जी पथिक साहब की पुस्तक है, याद रखना। इनका एक उपन्यास था अजय मेरू, अजय मेरू इनका एक उपन्यास था अजय मेरू। आपको पता है टोडगढ़ जेल के अंदर इनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। आपको पता होगा कि अजमेर के अंदर से ये इसका संचालन करते हैं राजस्थान सेवा संघ का, अजमेर के अंदर से ये केसरी समाचार पत्र निकाल रहे थे, तो वहां पर ज्यादातर समय बिताया इन्होंने। तो उपन्यास का नाम था अजय मेरू उपन्यास। क्या नाम था?
अजय मेरू। पथिक प्रमोद एक कहानी का संग्रह है, अपने नाम पर रखा उन्होंने पथिक का प्रमोद, पथिक प्रमोद। याद रखना दोस्तों, पथिक प्रमोद ऐसे ही याद रह जाएगा। विजय सिंह पथिक का नाम आएगा तो पथिक प्रमोद कहानी संग्रह किसका है? विजय सिंह पथिक का। अजमेरू यदि पूछा जाए उपन्यास किसका है दोस्तों, याद रखना अजमेर के अंदर ज्यादातर समय किसने बिताया था? एक उत्तर प्रदेश का एक शेर जो राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बनाता है, जिनका नाम होता है विजय सिंह पथिक, वो होते हैं। और उन्होंने ये उपन्यास लिखा था अजय मेरू, व्हाट आर द इंडियन स्टेट। ये बुक किसकी है? तो ये पुस्तक दोस्तों इनकी है, अपने विजय सिंह जी पथिक की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख लेना। इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा, आपको कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, ये याद रख के चलना। आगे चलते हैं दोस्तों, पथिक जी के बारे में और क्या क्या जानकारियां हैं वो आगे बढ़ के देखते हैं। हाँ, आगे रहता है कि भाई बुक्स लिख ली उन्होंने, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, रेल की पटड़ियां उड़ाई, गिरफ्तारी हुई, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, राजाओं और प्रजाओं के बीच में संबंध स्थापित किया और फिर प्रेम विवाह किया। लेकिन दोस्तों उसके बाद 28 मई 1954 को अजमेर के अंदर एक उत्तर प्रदेश का लाहल, राजस्थान को अपनी कर्म भूमि बनाने वाला विजय सिंह पथिक, एक बहादुर साहसी निडर एक व्यक्ति, एक हस्ती, एक महापुरुष का देहांत हो जाता है 28 मई 1954 को। कहां पे होता है? अजमेर के अंदर। सन ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यह पूछा जरूर जाएगा कहां पे हुआ देहांत। तो अजमेर के अंदर विजय सिंह पथिक ने राजस्थान को कर्म भूमि बनाया और राजस्थान के अंदर भी अजमेर से अपना क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे। तो अजमेर को जरूर याद रखना, विजय सिंह पथिक को कहीं पूछा जाए तो अजमेर का जरूर ध्यान रखना। 29 अप्रैल 1991 को 1 रुपए का डाक टिकट इन पे जारी करती है सरकार। 1 रुपए का डाक टिकट जारी होता है 29 अप्रैल 1991 को, माफी चाहता हूं, 29 अप्रैल 1991 को, ठीक है, 1 रुपए का डाक टिकट जारी करती है सरकार विजय सिंह जी पथिक के ऊपर। आगे चलते हैं दोस्त, राजस्थान का शेर, कहने की कोई बात ही नहीं है। हमने जब यहां तक पढ़ा है तो आपको पता चल गया होगा कि विजय सिंह जी पथिक उत्तर प्रदेश के लाल जरूर थे, लेकिन राजस्थान को इस प्रकार अपनी कर्म भूमि बनाई कि राजस्थान का हर युवा आज भी यही कहता है, राजस्थान का हर व्यक्ति आज भी यही कहता है कि राजस्थान का यदि कोई शहर है तो है विजय सिंह पथिक। कौन है दोस्तों? वो है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में हमने पढ़ा है शुरुआत से कि 1982 को इनका जन्म होता है यूपी के अंदर बुलंदशहर गुठावली के अंदर। पढ़ते जाना दोस्तों। उसके बाद आगे की बात करें, हमीर सिंह जी इनके पिताजी हैं। 1857 की क्रांति के अंदर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों। और कमल कुमारी इनके माताजी का नाम है। धन्य हो माताजी जिन्होंने विजय सिंह पथिक भूप सिंह को जन्म दिया। आगे आपके दादाजी का बात करें, आपके दादाजी मालागढ़ रियासत के दीवान 1857 की क्रांति के अंदर शहीद हो जाते हैं। आपका नाम था इंद्रजीत सिंह। क्या नाम था? इंद्रजीत सिंह। आपकी पत्नी की बात करें, पत्नी थे जानकी देवी। 1930 के अंदर आप इनसे शादी करते हैं, प्रेम विवाह होता है और विधवा पुनः विवाह का संदेश दिया जाता है। पेशे से ये शिक्षिका थी, उस समय आप भी एक शिक्षक का जीवन निभा रहे थे। आगे की बात करें तो गदर आंदोलन चलाया जाता है। कौन सा आंदोलन चलाया जाता है दोस्तों? गदर आंदोलन चलाया जाता है। गदर आंदोलन के अंदर अपना 21 फरवरी 1915 के अंदर राजबिहारी बोस के कहने पर गोपाल सिंह जी खरवा से मिलते हैं और अजमेर से पटड़ी उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी हो जाती है। टोटगढ़ जेल के अंदर आपको गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तारी के बाद आप यहाँ से फरार हो जाते हैं। गोपाल सिंह जी खरवा पुणे पकड़े जाते हैं। विजय सिंह जी पथिक चित्तौड़गढ़ के अंदर ओछड़ी के अंदर हरिभाई किंकर द्वारा स्थापित विद्या पचानी सभा का नेतृत्व करते हैं और वहां नेतृत्व करने के बाद बच्चों को राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देते हैं। वहां पर 1916 के अंदर विद्या पचानी सभा के इस वार्षिक सम्मेलन के अंदर आपकी मुलाकात बिजोलिया के साधु सीताराम दास से होती है। बातों बातों में पता चलता है कि बिजोलिया के अंदर क्या चल रहा है। साधु सीताराम दास जी बताते हैं कि गुरु, बिजोलिया के अंदर किसान बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं। कि क्यों? कि ये बताते हैं कि बिजोलिया के अंदर जो किसानों पर रियासतों ने अनेक प्रकार के कर लगाए हैं, बेगारी से लेकर परेशान है, चौरी कर, तलवार कर से लेकर परेशान है। बिजोलिया के ये हालात देखकर विजय सिंह पथिक से रहा नहीं जाता। तुरंत प्रभाव से वार्षिक सम्मेलन का खत्म होते ही साधु सीताराम दास के साथ बिजोलिया आते हैं और 1916 के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की हमने बात भी करी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो था 1897 से 1916 से लेकर 1926 तक विजय सिंह पथिक, 1926 से 41 तक अन्य नेता इसका नेतृत्व करते हैं। बात आती है 1917 की, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह जी पथिक करते हैं।
बात करते हैं 1919 की, तो वर्धा के अंदर गांधी जी से मिलकर राजस्थान सेवा संगठन की स्थापना करते हैं। साथ में कौन कौन रहता? हरिभाई किंकर, राम नारायण चौधरी और उसके साथ में ठाकुर खुशहाल सिंह और अपने पथिक जी तो थे ही। इनके साथ मिलकर तीन समाचार दोस्त, एक समाचार पत्र केसरी सिंह बारट के नाम पर राजस्थान केसरी के नाम से समाचार पत्र निकाला जाता है दोस्तों। उसके बाद राजस्थान केसरी के बाद नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगने के बाद तरुण राजस्थान समाचार पत्र निकलता है। उसके बाद में 1919 की घटनाएं होने के बाद आगे चलते हैं। 1920 के अंदर वर्धा से अजमेर के अंदर राजस्थान सेवा संगठन को स्थानांतरण कर दिया जाता है। अजमेर से गतिविधियों को ये देखते हैं। उसके बाद हम आगे की गतिविधियों के बारे में 26 के अंदर कुछ मतभेद होने के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व त्याग देते हैं। उसके बाद 30 में शादी करते हैं, प्रेम विवाह करते हैं जानकी देवी जी से। उसके बाद आगे चलते हैं और अपनी 3 पुस्तकें लिखते हैं, व्हाट आर द इंडियन स्टेट और पथिक प्रमोद के नाम से लिखते हैं और अजय मेरू के नाम से एक उपन्यास लिखते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, 28 मई 1954 को अजमेर के अंदर आपका देहांत हो जाता है। आपको सादर नमन किया जाता है। आज भी राजस्थान के इस शेर को याद किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान का शेर ये किसने कहा था कि विजय सिंह पथिक राजस्थान का शेर है? ये कहा था अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी कहां के थे? जयपुर के अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि विजय सिंह पथिक राजस्थान के शेर हैं। क्या है? राजस्थान के शेर। हाँ, तो आगे चलते हैं। अब ये लो, हाँ ये देखो दोस्तों, ये है राजस्थान केसरी। क्या है? राजस्थान, एक मिनट, हाँ ये है राजस्थान केसरी समाचार पत्र, जो विजय सिंह जी पथिक, संस्थापक राम नारायण चौधरी, आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज, वर्धा से स्थापित, वर्धा से शुरुआत करी थी। कौन से? वर्धा से। किससे? केसरी सिंह बारट के नाम पर, केसरी सिंह बारट के नाम पर वर्धा से 1919। ठीक है। नवीन राजस्थान की बात करें दोस्तों, किसकी? नवीन राजस्थान की बात करें तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र भी पथिक द्वारा निकाला गया। इस पे लग गया था प्रतिबंध। क्या लग गया था दोस्तों? इस पे लग गया था प्रतिबंध। इस पे प्रतिबंध लगने के बाद दोस्तों अगला जो समाचार पत्र आया था वो था तरुण राजस्थान। क्या था दोस्तों? तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान समाचार पत्र, आर्थिक सहायता जमनालाल बजाज और संस्थापक राम नारायण चौधरी। हाँ, और ये है अपने राजस्थान का शेर। कौन है दोस्तों? ये है अपने राजस्थान का शेर। किसने कहा था? ये कहा था अर्जुन लाल सेठी। जयपुर वाले पंडित जी ने कहा था कि राजस्थान का शेर कौन है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक है राजस्थान के शेर। ये कहा था अपने अर्जुन लाल जी सेठी ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे को देखें तो ये लीजिए, अब आए हैं अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में हम बात कर ही रहे थे कि उन्होंने कहा था कि राजस्थान का शेर कौन है, तो राजस्थान का शेर है विजय सिंह जी पथिक। तो आगे की हम बात करें अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरे क्रांतिकारी हुए थे अपने, जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अर्जुन लाल सेठी। कहाँ के थे? विजय सिंह जी पथिक जैसे गुठावली बुलंदशहर यूपी के थे। अर्जुन लाल जी सेठी जो यहाँ के थे, कहाँ के थे? इनका जन्म होता है जयपुर के अंदर। कहाँ पे होता है दोस्तों? देखते जाना। जयपुर के अंदर होता है जैन परिवार। कौन सा परिवार? जैन परिवार। जैन परिवार के अंदर आपका जन्म होता है जयपुर के अंदर, और सन रहता है 1880। कौन सा सन रहता है दोस्तों? 1880। जयपुर के अंदर जन्मे थे। जयपुर से जैन परिवार से अपना संबंध रखते थे जैन। ठीक है दोस्तों, याद रखना। एक बात सुनाता हूं आपको। अपना क्या है, अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में पढ़ रहे हैं। उस समय क्या था? अर्जुन लाल जी सेठी के समय माधो सिंह जी द्वितीय, मैं यहां लिख देता हूं, माधो सिंह सेकंड, ये से सवाई माधो सिंह सेकंड। ठीक है, सवाई माधो सिंह सेकंड उस समय जयपुर रियासत के संस्थापक थे, शासक थे। अपने क्या अर्जुन लाल जी सेठी के जो पिताजी थे ना, वो इस रियासत के अंदर काम करते थे, नौकरी करते थे। तो जब अर्जुन लाल जी सेठी छोटे थे ना, तो उस समय क्या हुआ था कि अर्जुन लाल जी सेठी अपने पिताजी के साथ दरबार के अंदर जाते हैं और इनकी चंचल व्यक्तिगत को देखते, इनकी चंचल बातों को देखते हुए इनके माइंड को पढ़ लेते हैं। कौन? माधो सिंह जी सेकंड, सवाई माधो सिंह जी। और वो कहते हैं अपने अर्जुन लाल जी सेठी के पिताजी से कि इस बच्चा को मैं
अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा, एक बड़ी शिक्षा दिलवाऊंगा। कौन सी? बीए की डिग्री करवाऊंगा। कौन सी डिग्री? बीए की डिग्री। हाँ दोस्तों, आज आपके लिए भले ही बीए की डिग्री छोटी हो, शिक्षा कोई भी छोटी नहीं होती, लेकिन उस समय है सॉरी, है ना, उस समय जो बीए की डिग्री होती थी ना दोस्तों, बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी अपने आप के अंदर। बहुत कम लोग मिलते थे जिनके पास बीए की डिग्री होती थी। ठीक है, आगे बात करें अर्जुन लाल जी के बारे में, तो इनका जन्म होता है जैन परिवार के अंदर। हम बात कर रहे थे कि माधु सिंह जी इनको बीए की डिग्री करवाने के लिए कहते हैं, तो अर्जुन लाल जी के पिताजी माधु सिंह जी को अर्जुन लाल जी सेठी सौंप देते हैं। अर्जुन लाल जी सेठी को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री करवाई जाती है। कौन सी दोस्तों? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इनको कौन सी डिग्री करवाई जाती है? स्नातक। स्नातक की शिक्षा प्राप्त करवाई जाती है, बीए की डिग्री करवाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बीए की डिग्री करवाई जाती है। और एकमात्र जैन परिवार में बीए की डिग्री करने वाले कौन थे? अर्जुन लाल जी सेठी। किसने करवाई थी? माधो सिंह जी द्वितीय सवाई माधो सिंह जी ने करवाई थी। ठीक है, 1880 के अंदर आपका जन्म होता है जयपुर के जैन परिवार के अंदर। फिर आप स्नातक की शिक्षा धारण करते हैं दोस्तों। स्नातक की शिक्षा धारण करने के बाद इलाहाबाद से जब वापस आते हैं, कौन? अर्जुन लाल जी सेठी जब इलाहाबाद से बीए की शिक्षा प्राप्त करके वापस आते हैं दरबार के अंदर, तो माधु सिंह जी द्वितीय उनको कहते हैं कि अर्जुन लाल सेठी, मैं आपको दीवान का पद सौंपता हूं। कौन सा पद? दीवान। पीएम का पद सौंपता हूं, प्राइम मिनिस्टर का पद सौंपता हूं, आप हमारे यहाँ पे नौकरी कर लो। इससे अच्छा पद आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने बहुत अच्छी शिक्षा धारण करी है, इसके लिए मैं आपको इनाम के तौर पर दीवान, प्राइम मिनिस्टर का पद सौंपता हूं, प्रधानमंत्री का पद सौंपता हूं। अर्जुन लाल जी सेठी ने क्या कहा दोस्तों? वो इतिहास की किताबों में छप गया। अर्जुन लाल जी सेठी ने कहा कि अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों से भारत में बाहर कौन निकालेगा? क्या कहा था दोस्तों? अर्जुन लाल यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वचन है इनके, और अक्सर एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो याद कर लेना कि अर्जुन लाल सेठी ने क्या कहा था, या फिर ये किसने कहा था कि डॉट 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 यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो याद रखना दोस्तों, ये बात करी थी अर्जुन लाल जी सेठी ने। किनको कहा था? माधो सिंह जी सेकंड सवाई माधो सिंह जी द्वितीय को कहा था। जब उनको प्रधानमंत्री यदि दीवान का पद ऑफर किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी यदि नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। माधो सिंह जी हंस पड़े और उन्होंने कहा, आप आजाद हो अर्जुन लाल जी, आप जाओ, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालो। उन्होंने शायद ये मजाक में कहा होगा, लेकिन उनको भी ये पता नहीं था कि उनके सामने जो बच्चा खड़ा है, जो जवान खड़ा है, वो आगे जाकर इतिहास के अंदर बहुत बड़ा नाम करने वाला है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अर्जुन लाल जी सेठी के बारे में पढ़ते हैं। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इसकी स्थापना होती है 1905 ईस्वी के अंदर। किनके द्वारा की जाती है? अर्जुन लाल सेठी द्वारा जैन प्रचारक समिति की स्थापना 1905 के अंदर की जाती है। कब की जाती है दोस्तों? 1905 के अंदर अर्जुन लाल सेठी द्वारा जैन प्रचारक समिति की स्थापना की जाती है। अगला है वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना 1907 और 8। 1960-8 के अंदर वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की जाती है अर्जुन लाल सेठी द्वारा। किसके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी द्वारा वर्धमान जैन विद्यालय की स्थापना की जाती है। दोस्तों मैं ना वर्धमान जैन विद्यालय के बारे में आपको बताता हूँ, एक एक अच्छी बात बताता हूं। देखो, अक्सर एग्जामों के अंदर यहां से क्वेश्चन पढ़ ही जाते हैं ना। था अपना वर्धमान जैन विद्यालय, स्थापना 1907-8। ठीक है, अब मेरे को याद बताना कि नाम से क्या लग रहा है? वर्धमान जैन विद्यालय, नाम से तो शायद यही लग रहा होगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी संस्कारी शिक्षा दी जा रही होगी। कौन सी शिक्षा? संस्कारी शिक्षा दी जा रही होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन सी शिक्षा दी जाती थी? क्रांतिकारियों की शिक्षा दी जाती थी। किनको शिक्षा दी जाती थी? क्रांतिकारियों को। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। इसलिए वर्धमान जैन विद्यालय को क्या कहते हैं? क्रांतिकारियों की पाठशाला। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रांतिकारियों की पाठशाला। अक्सर पूछा जाता है, नोट कर लो,
कि क्रांतिकारियों की पाठशाला किसको कहा जाता है, तो क्रांतिकारियों की पाठशाला कहा जाता है वर्धमान जैन विद्यालय 1905 1907-8 अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित क्रांतिकारियों की पाठशाला। क्रांतिकारियों को यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता था, यहाँ पे क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। क्या किया जाते थे, क्रांतिकारी तैयार किए जाते थे। लड़ना सिखाया जाता था, अंग्रेजों को कैसे बाहर निकाला जाता है ये सिखाया जाता था यहाँ पे। ठीक है, शिक्षक कौन थे यहाँ के, बात करें अपन शिक्षक की, गुरुजी कौन थे, कौन थे, गुरुदेव कौन थे। हाँ, गुरुदेव की बात करें तो आपका नाम तो आएगा ही, अर्जुन लाल जी सेठी। कौन थे नंबर 1 पे, अर्जुन लाल सेठी। ये यहाँ के थे प्रिंसिपल। क्या थे, प्रिंसिपल। हेडमास्टर जो थे ना वो सेठी जी खुद थे। भाई बीए की डिग्री करके आए तो भाई हेडमास्टर का पद तो मिलना चाहिए ना। हाँ, तो हेडमास्टर का पद किसके पास था, एचएम का पद जो था वो इनके पास था, सेठ जी के पास था हेडमास्टर का पद। उन्होंने वहां से नौकरी ठुकरा कर अपनी खुद की एक स्कूल खोल ली। ठीक है, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए हेडमास्टर का पद लिया। ठीक है, एक और शिक्षक थे विष्णुगुप्त। कौन थे, विष्णुदत्त। विष्णुदत्त आगे पढ़ेंगे विष्णुदत्त जी के बारे में, ये भी शिक्षक थे। एक और शिक्षक थे जिनका नाम था शिव नारायण। क्या था, शिव नारायण। क्या नाम था, शिव नारायण। ये थे शिक्षक। एक और बात करूं ना तो यहाँ के चेले कौन थे, चेले कौन थे, गुरुजी के। तो गुरुजी के चेले की बात करें अपन तो यहाँ पे प्रताप सिंह नाम सुनोगे, इस बच्चे के बारे में पढ़ोगे ना तो आज भी आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। राजस्थान के अंदर ऐसे जवानों ने भी जन्म लिया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे प्रताप सिंह के बारे में, बारहट परिवार के बारे में। एक इनके काका जवाहर सिंह। कौन थे, जवाहर सिंह। ये काका भतीजा की जोड़ी बहुत बहादुर थी भाई। क्या थी, बहुत बहादुर थी। एक थे माणिक चंद, माणिक चंद। ठीक है, ये भी थे यहाँ पर। ये एक था जय सिंह। कौन थे, जय सिंह जी, ये भी थे यहाँ पर। आगे और पढ़ेंगे, ये हो गए इनके बारे में कि भाई वर्धमान जैन विद्यालय 1907-8 के अंदर स्थापना हुई। क्रांतिकारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। दोस्तों क्या दिया जाता था, क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण, इसलिए इसको क्रांतिकारियों की पाठशाला कहते हैं। शिक्षक इनके नाम बात करें तो गुरुजी कौन थे, अर्जुन लाल जी सेठी हेडमास्टर थे यहाँ पे, विष्णुदत्त और शिव नारायण जी गुरुजी थे। चेलों की बात करें तो प्रताप सिंह जी भतीजा, जवाहर सिंह जी काका और माणिक चंद जी और जय सिंह जी यहाँ पे चेले थे, चेले चपेटे थे। ठीक है ना, हाँ मजा के लिए कह रहा हूं दोस्तों, बाकी बहुत सीना गर्व से चौड़ा होता है जब ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे चलते हैं अपन। हाँ ये लो, अब क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं। अर्जुन लाल जी सेठी के दिमाग में बहुत बड़ी योजना चल रही थी। ठीक है, इनके दिमाग में ये क्रांतिकारी भावना से प्रेरित थे ही। एक पहले और बता देता हूं, 23 दिसंबर की बात है 1912, हार्डिंग बम कांड। या फिर कह दो दिल्ली षड्यंत्र, इसके बारे में नोट कर लो, हार्डिंग बम कांड या फिर दिल्ली षड्यंत्र। 23 दिसंबर 1912 होता क्या दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि 1912 के अंदर क्या होता था कि भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित की जा रही थी। कहां से, कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को स्थानांतरित की जा रही थी भारत की राजधानी। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। कौन थे, गवर्नर जनरल भारत के 1912 के अंदर कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल साहब क्या कर रहे थे, हाथी पर बैठे थे, सवार होके उनका जुलूस निकल रहा था। क्या निकल रहा था, जुलूस। अपने यहाँ अर्जुन लाल जी सेठी इससे पहले एक योजना बनाते हैं कि भाई आक्रोश तो था ही भारतीय जनता के अंदर। उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंके। क्या करें, लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंके। ये योजना कौन बनाते हैं, अर्जुन लाल जी सेठी। इनके साथ एक और थे, कौन, राज बिहारी बोस। ठीक है, आप साथ में और थे। इनके दिमाग की ये उपज थी। तो आप याद में रखना, दिल्ली षड्यंत्र या हार्डिंग बम कांड की किसके दिमाग की उपज थी, तो अर्जुन लाल सेठी और राज बिहारी बोस, इनके दिमाग की उपज थी। ठीक है, तो आता है 23 दिसंबर 1912।
23 दिसंबर 1912 को जुलूस के ऊपर बम फेंके जाते हैं, लेकिन किसी कारणवश लॉर्ड हॉर्डिंग बच जाते हैं, उनके आसपास वाले सैनिक मारे जाते हैं। और बम फेंकने वाला कौन था दोस्तों? बम फेंकने वाला अपना काका। कौन था? अपना काका। काका का नाम क्या था? जवाहर सिंह बहारट। कौन था काका? जवाहर सिंह बहारट, ये था अपना काका बम फेंकने वाला। लेकिन दोस्तों याद रखना, अपना काका जो था ना बहुत चतुर था। क्या था? बहुत चतुर था, कभी पकड़ा ही नहीं गया। हमेशा बम फेंकने में नंबर 1 कौन रहता था? अपना काका जवाहर सिंह। अपना काका जवाहर सिंह हमेशा आगे रहता था। काका किसका? प्रताप सिंह जी बहारट का। ठीक है। भाई किसका? केसरी सिंह जी बहारट का। कहाँ के थे? कोठा के। कहाँ के थे? कोठा के। तो काका कभी पकड़ा ही नहीं जाता था। यहाँ पे भी हार्डिंग बम कांड के अंदर हार्डिंग के ऊपर बम फेंकने वाला कौन था? गवर्नर जनरल के ऊपर बम फेंकने वाला अपना जवाहर सिंह काका ही था। जवाहर सिंह जी काका बम फेंकते हैं, पतली गली दे के निकल पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? पतली गली दे के निकल पड़ते हैं, फरार हो जाते हैं दोस्तों, पकड़े ही नहीं जाते हैं। ठीक है, कोई दूसरे ही पकड़े जाते हैं, यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन लाल जी सेठी पर भी जांच होती है, लेकिन इनको निर्दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? निर्दोष पाया जाता है, इसलिए इन पर कोई सजा होती नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे की बात करें दोस्तों, एक निमेज हत्याकांड और आरा कांड, यह थी 23 दिसंबर 1912 की बात। आगे जब बात करें 1913 की, और 13 के अंदर मार्च का महीना आ जाता है। बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम। तो फिर अर्जुन लाल जी सेठी और कहते हैं, क्रांतिकारियों आपको प्रशिक्षण तो दे दिया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा आप कितने सफल हो। ठीक है ना? तो इनको एक टास्क दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? इनको एक टास्क दिया जाता है, और टास्क के अंदर ये क्या कहते हैं? अर्जुन लाल जी सेठी कहते हैं कि एक काम करो, मुझे किसी भी प्रकार धन चाहिए। क्या चाहिए? धन। तो मीटिंग बैठती है, बैठक बुलाई जाती है, पता करते हैं यार धन कैसे मिलेगा। कि यार धन तो आजकल कहाँ मिलते हैं, जैसे आज के समय में ज्यादातर धन किसके पास? साधु महात्माओं के पास ही मिलता है। तो वैसे ही पहले भी साधु महात्माओं के पास बहुत सारा रुपया होता था, गरीबों से इकट्ठा कर लेते थे। ठीक है, तो वहां से वो धन इकट्ठा करने की सोचते हैं। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ा साधु कौन है जो गरीबों को परेशान करता है? सारे साधु एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों। तो गरीबों को परेशान करने वाला साधु कौन है? जो गरीब उनको बहुत सारी भिक्षा देते हैं, फिर भी वो मतलब अच्छे काम के अंदर प्रयोग में नहीं लेता है। तो एक का नाम आता है, कौन है? कि संत भगवंत दास। कौन है दोस्तों? संत भगवंत दास। कौन है? संत भगवंत दास। तो क्या ये कहां पे है? भाई अर्जुन लाल जी सेठी ने पूछा भी ये कहाँ का है? तो उन्होंने कहा ये है बिहार के अंदर। कहाँ? कि कहाँ है? कि बिहार के अंदर है। बिहार कह दो या आरा कह दो, आरा के अंदर है। बिहार कह दो या निमेज कह दो, बिहार में जगह बनती है निमेज। निमेज के पास में निमेज कह दो या आरा कह दो, वहां पे ये मुनि अपना उपासरा, उपासरा कहते हैं दोस्तों, जैनों के अंदर उपासरा होता है मठ। उपासरा किसको कहा जाता है? मठ। तो अपने उपासरा के अंदर ये बैठे हैं। कहां पे हैं? आरा के अंदर, निमेज के अंदर। 23 ये बात रहती है 20 मार्च 1913 की। सारे क्रांतिकारी जो विद्या इसके अंदर सारे क्रांतिकारी जो यहाँ वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय जो है ना अपना, ये जिनका सेठी जी द्वारा जो वर्धमान महावीर वाली जो पाठशाला है, क्रांतिकारियों वाली जो पाठशाला है, वहां चले जाते हैं। उन पाठशाला के सारे क्रांतिकारी मिलके इस कांड के लिए तैयार हो जाते हैं कि भाई हमें क्या करना है? धन प्राप्त करना है। किससे धन लाना है? तो भगवंत दास जी से धन लेके आना है। तो चले जाते हैं भगवंत दास जी के पास। अपना क्या करते हैं कि भगवंत दास जी के पास जाते हैं। ये रहती है इनकी योजना करता। योजना बनाने वाले कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल जी सेठी योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? अर्जुन लाल जी सेठी योजना बनाते हैं। उद्देश्य क्या रहता है इनका? धन प्राप्त करना। क्या रहता है? धन प्राप्त करना। क्या रहता है दोस्तों? धन प्राप्त करना। इनका मानना था क्रांतिकारियों का कि यदि धन प्राप्ति के लिए, यदि देश को आजाद कराने के लिए, भारत भूमि को आजाद करवाने के लिए, भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए यदि किसी की बलि भी देनी पड़े ना दोस्तों, यदि किसी को जान भी गंवानी पड़े ना दोस्तों, तो वो हमें मंजूर है। तो इसलिए ये क्या करते हैं? भगवंत दास जी ये एक जैन मुनि थे। क्या थे दोस्तों? जैन मुनि। हाँ, इन जैन मुनि जी को ठपका देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इनके पास कुछ नहीं मिलता है, धन नहीं मिलता है। धन के लिए करते हैं लेकिन धन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है दोस्तों?
धन नहीं मिलता है। इनकी ये योजना सफल जरूर रहती है, लेकिन परिणाम के तौर पर इनको धन वहां पर नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? धन। योजना कौन बनाते हैं दोस्तों? अर्जुन लाल जी सेठी। घटना कब की है दोस्तों? 20 मार्च 1913 के अंदर निमेज हत्याकांड, आरा कांड। अक्सर सवाल पूछा जाता है दोस्तों, निमेज या आरा कांड कहां पर हुआ, कब हुआ, योजना किसने बनाई, कौन कौन से क्रांतिकारियों ने भाग लिया। एक बड़ा सवाल पूछा जाए यदि बड़े स्तर की बात करें तो किस क्रांतिकारियों को कौन सी सजा मिली थी, आगे हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। तो धन प्राप्ति के लिए इनका मर्डर किया जाता है। संत भगवान दास जी जैन मुनि थे, उपासरा मठ के अंदर अपनी तपस्या कर रहे थे, धन मिलता नहीं है। ठीक है, परिणाम क्या रहता है दोस्तों? परिणाम ये रहता है कि शक के आधार पर, ये याद रखना दोस्तों, शक के आधार पर। किसके आधार पर? शक के आधार पर। ठीक है, शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। किनको? अर्जुन लाल जी सेठी को। शक के आधार पर ही गिरफ्तार किया जाता है अर्जुन लाल जी सेठी को। ऐसे अर्जुन लाल जी सेठी, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था भाई, शक के आधार पर इनको गिरफ्तार किया जाता है कि योजना किसने बनाई। तो योजना बनाने वाले कौन है? योजना बनाने वाले यहाँ पर अर्जुन लाल जी सेठी थे। बात रहती मोती चंद की, तो मोती चंद ने क्या करा था? मोती चंद को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। क्या दे दी गई थी दोस्तों? मोती चंद को फांसी दे दी गई थी दोस्तों। ठीक है, मोती चंद जी को यहाँ पे फांसी मिल गई थी। बात करें विष्णुदत्त जी की, तो विष्णुदत्त को काला पानी की सजा हुई थी दोस्तों। विष्णुदत्त को काला पानी की सजा हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? विष्णुदत्त को काला पानी की सजा हुई थी दोस्तों। बात करें जोरावर और जयचंद की, मुझे हंसी आती है दोस्तों। अपना काका, क्या दोस्तों? अपना काका फरार हो गया। क्या हो गया? फरार हो गया अपना काका। यहां से भी अपना काका फरार हो जाता है, और काका इस बार अपने नाम राशि जयचंद को भी लेके जाता है। किसको लेके जाता है? जय से जोरावर सिंह और जय से जयचंद। अपना काका इसको भी फरार करवा देता, साथ में जयचंद को भी, और ये यहाँ से भाग निकलते हैं दोस्तों। बड़े मजे की बात है, अपना काका कभी पकड़ा ही नहीं गया, बम फेंकता है, घटना घटित करता है, पतली घड़ी दे के निकल पड़ता है। काका किसका? प्रताप सिंह जी बारट का। भाई किसका? केसरी सिंह जी बारट का। काका यहाँ से ही फरार हो जाता है। माणिक चंद और शिव नारायण, माणिक चंद और शिव नारायण जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं दोस्तों। क्या बन जाते हैं दोस्तों? सरकारी गवाह बन जाते हैं दोस्तों। माणिक चंद और शिव नारायण जी सरकारी गवाह बन जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले जो है ना, ये अपने शिव नारायण जी पकड़े जाते हैं। शिव नारायण जी पकड़े जाते हैं तो इनकी अच्छी थोड़ी वो होती है ना भाई, कुटाई करते हैं। तो इनको अच्छी थोड़ी पनिशमेंट मिलने के बाद ये मुंह खोलते हैं कि सर हम तो सारे चेले थे। क्या थे? हम चेले थे। तो अंग्रेजों ने पूछा आप चेले थे तो गुरुजी कौन थे? तो इन्होंने कहा गुरुजी सर अपने विष्णुदत्त जी थे। कौन थे? विष्णुदत्त जी गुरुजी थे। क्या करते थे? हमें सर पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? कि भाई कैसे कैसे छावनियों पे डाका डालें, कैसे कैसे धन के लिए किसी को टपकाएं, कैसे अंग्रेजों को बाहर निकालना। अंग्रेजों ने कहा भाई पकड़ो रे। किसको? विष्णुदत्त जी को। विष्णुदत्त जी को पकड़ा, फिर मान इन एक एक करके सारों को पकड़ा, लेकिन किसी ने अपने हेड ऑफिस में जो बैठे रहते थे हेड मास्टर का नाम नहीं लिया दोस्तों। किसी ने नहीं बताया कि अर्जुन लाल जी हमें ज्ञान देते थे या स्कूल के हेड मास्टर अर्जुन लाल जी थे। किसी ने नहीं बताया। अर्जुन लाल जी की इतनी इज्जत की जाती थी उस समय दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना निमेज हत्याकांड, आरा बिहार कांड 20 मार्च 1913 के बारे में अक्सर पूछा जाता है। याद रखना, नोट रखना। आगे की यदि हम बात करें तो आ जाता है। हाँ, अब क्या होता है दोस्तों, एक बात और के तुम, एक नया बताता हूं मैं आपको, ये लो। अब क्या होता है? वेलूर जेल। कौन सी? वेलूर जेल। इसके अंदर गिरफ्तार करके बंदी बना लिया जाते हैं। किसको? गिरफ्तारी हो जाती किसकी? अर्जुन लाल सेठी। किसकी हो जाती है दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी की गिरफ्तारी हो जाती है वेलूर जेल के अंदर। कितने साल के अंदर? 5 वर्ष के लिए। कितने दोस्तों? 5 वर्ष के लिए अर्जुन लाल जी सेठी को यहां डाल दें। यहां पे क्या करते हैं अर्जुन लाल जी सेठी? भूख हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे अर्जुन लाल जी सेठी भूख हड़ताल करते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अपने अर्जुन लाल जी सेठी भूख हड़ताल करते हैं। क्या करते हैं जेल के अंदर? भूख हड़ताल। यहाँ पे अर्जुन लाल जी सेठी भूख हड़ताल करते हैं देश यहाँ पे जेल के अंदर। ठीक है, अर्जुन लाल जी सेठी यहाँ पे भी शांत नहीं बैठते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में तुरंत भाग लेते रहते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। 5 साल बाद जब रिहा होते हैं, क्या होते हैं? रिहा होते हैं 5 साल बाद। ये वेलूर जेल कहाँ है दोस्तों? मद्रास के अंदर। कौन सा है दोस्तों? वेलूर जेल मद्रास के अंदर। ठीक है, यहाँ से रिहा हो जाते हैं, भूख हड़ताल करते हैं। यहाँ से जब रिहा होते हैं दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि बाल गंगाधर तिलक, कौन दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक स्वयं
बाल गंगाधर तिलक स्वयं आते हैं और इनको स्वागत करते हैं। रिहाई के समय इनका स्वागत करते हैं कि ऐसा बहादुर राजस्थान का लाल आज रिहा हो रहा है, तो इनका स्वागत करने जेल पर कौन आता है? बाल गंगाधर तिलक स्वयं आते हैं। बाल गंगाधर तिलक ये स्वयं आते हैं, वहां पर इनका स्वागत करते हैं। इतना बड़ा जन सैलाब आता है, बड़े नेता की तरह इनका जन सैलाब आते हैं। इतने युवा आते हैं, इतनी महिलाएं आती है, इतने बुजुर्ग लोग आते हैं। लेकिन युवाओं द्वारा जब अर्जुन लाल शेट्टी को कंधों पर उठा लिया जाता है, कहाँ उठा लिया जाता है? कंधों पर। तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत बड़ी बात कहते हैं दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं युवाओं को, उतार दो सेठी जी को नीचा। क्या? उतार दो कंधों से सेठी जी को नीचा, क्योंकि अर्जुन लाल शेट्टी एक महान हस्ती है। इनके पांव यदि जिस जमीन पर पड़ती है वो जमीन धन्य हो जाती है, वो भूमि धन्य हो जाती है दोस्तों। ऐसे वचन किसने दिए? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि वो भूमि धन्य हो जाती है जहां पर अर्जुन लाल शेट्टी जैसे महान हस्ती के पांव पड़ते हैं। वो राजस्थान की भूमि, वो जयपुर की भूमि महान है जहां पर अर्जुन लाल शेट्टी निवास करते हैं। तो ये बात भी होती है। वेलूर जेल से गिरफ्तारी होती है, उसके बाद 5 वर्ष बाद इनको रिहा कर दिया जाता है। बाल गंगाधर जी तिलक स्वयं आते हैं दोस्तों यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए। हम आगे की बात करें, रिहाई के बाद हर, मैंने आपको पहले भी बताया, गिरफ्तारी के बाद हर क्रांतिकारी अपना शिक्षक रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ये कहते हैं कि भाई जेल में अच्छी शिक्षा दी गई थी, आगे से हम क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहेंगे। ठीक है, अर्जुन लाल जी शेट्टी ने वही काम किया, क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़े दूर हो गए और अरबी व फारसी का ज्ञान देने लगे। किनको लेने लगे? बच्चों को। किनको लेने लगे? बच्चों को। क्या पढ़ाने लगे? अरबी व फारसी। बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ाने लगे। क्या लगे थे दोस्तों? अरबी व फारसी पढ़ाने लगे। किनको लगे थे? बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ाने लगे। ठीक है, बच्चों को कहां पर? अजमेर की दरगाह के अंदर। कहां पर दोस्तों? अजमेर दरगाह के अंदर बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ाने लग गए थे। हर क्रांतिकारी जिसने स्नातक की डिग्री धारण की थी, तो अरबी और फारसी उस समय बड़ी बात नहीं होती थी, सबको आती थी। ठीक है, क्रांतिकारियों को शरण देना। अजमेर के अंदर अरबी फारसी पढ़ाते थे बच्चों को, क्रांतिकारियों को शरण देना। राह नहीं गया, क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर नहीं हट पाए, तो अशफाक उल्लाह खां और शौकत उस्मानी इन दोनों को शरण दी थी। काकोरी कांड दोस्तों, काकोरी ट्रेन कांड आपको याद होगा, नहीं है तो आगे जरूर पढ़ाएंगे। काकोरी कांड के सबसे बड़े अपराधी अशफाक उल्लाह खां को जयपुर के अंदर शरण दी, अपने जयपुर निवास पर शरण दी दोस्तों। कहां पर दी थी? जयपुर निवास के अंदर शरण दी थी, जयपुर के मकान पर शरण दी थी। शौकत उस्मानी मेरठ कांड पर ये सबसे बड़े अपराधी, इनको भी इन्होंने शरण दी थी। क्रांतिकारियों को शरण देने का काम भी अर्जुन लाल शेट्टी ने किया था। बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ाने का काम भी अर्जुन लाल जी शेट्टी ने किया था। कहां पे? अजमेर की दरगाह के अंदर दोस्तों। कहां पे? अजमेर की दरगाह के अंदर। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अरबी व फारसी अजमेर दरगाह में पढ़ा रहे थे, तो है ना, इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। कौन सा दोस्तों? मुस्लिम धर्म अपना लिया था। कौन सा मुस्लिम धर्म अपना लिया? किसने? अर्जुन लाल शेट्टी में। यदि कहीं पूछा जाए कि मुस्लिम धर्म किसने अपनाया था, तो अर्जुन लाल शेट्टी जी ने अंत के अंदर मुस्लिम धर्म भी अपना लिया था। बच्चों को अरबी व फारसी पढ़ा रहे थे। बड़े दुख की बात है दोस्तों, अरबी व फारसी पढ़ाते समय अजमेर की दरगाह के अंदर इनका मर्डर कर दिया जाता है। क्या दोस्तों? इनका मर्डर कर दिया जाता है, और पता नहीं चला आज तक कि मर्डर करने वाला कौन था। जब मर्डर कर दिया जाता है तो लोगों को पता चलता है कि दरगाह के अंदर, कहां पे दोस्तों? दरगाह के अंदर किसी व्यक्ति का यदि मर्डर किया जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुस्लिम समझकर, क्या दोस्तों? उसको मुस्लिम समझकर दफना दिया जाता है। क्या दोस्तों? दफना दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो आपको पूछा जाएगा किस हिंदू क्रांतिकारी को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया गया, तो याद रखना दोस्तों, अर्जुन लाल शेट्टी को उसकी मृत्यु के बाद दफनाया गया था दोस्तों। ये अपने अर्जुन लाल जी शेट्टी नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को, ठीक है, जिन्होंने हिंदुस्तान और राजस्थान की धरती पर जन्म लिया। यदि किताबों की, ग्रंथ की बात करें, पुस्तकों की बात करें दोस्तों, तो अर्जुन लाल जी शेट्टी की स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति, ये 2 बड़ी पुस्तकें हुई थी। उस समय के जो हालात बने हुए थे, उस समय 2 ही लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जिन पे एक तो था स्त्री, एक तो महिला और एक शूद्र। इन लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे थे। अर्जुन लाल जी शेट्टी कह रहे थे कि भाई स्त्री और शूद्र दोनों को
मुक्त किया जाए। ये दोनों उनकी बहुत बड़ी पुस्तकें हैं, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं इसके, ठीक है, याद करके जाना दोस्तों। स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति किताबें किन की है? अर्जुन लाल सेठी की। मदन पराजय, महेंद्र कुमार और पार्श्वगीय, ये इनके बड़े नाटक हुए थे दोस्तों, इनके बारे में याद करके जाना। मदन पराजय, महेंद्र कुमार और पार्श्वगीय, ये नाटक किनके है दोस्तों? तो ये नाटक इनके है अपने अर्जुन लाल जी सेठी के ये नाटक है दोस्तों, याद करके जाना। स्त्री मुक्ति शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार और पार्श्वगीय के ये नाटक अर्जुन लाल जी सेठी के थे। आगे की हम बात करें दोस्तों, ये लो देहांत की बात करें, मैंने आपको बताया था 1945 अजमेर शरीर को दफनाया गया, अजमेर दरगाह के अंदर इनका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। लेखक पंडित सुंदरलाल, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि लेखक पंडित सुंदरलाल, भारत में इनकी पुस्तक है भारत में अंग्रेजी राज। दोस्तों भारत में अंग्रेजी राज की पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित सुंदरलाल। इन्होंने कहा था कि दादी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे, उसी दृढ़ता और त्याग के साथ मृत्यु को गले लगाया दोस्तों, ये पंडित सुंदरलाल ने कहा था। जो ये है ना भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक के लेखक हैं, इन्होंने क्या दादी जी जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्म लिया, उसी त्याग और दृढ़ता के साथ मृत्यु को गले लगाया दोस्तों। बहुत बड़ी बात कह गए थे ये। राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का प्रथम प्रयास सेठी जी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, जेल प्रेरी वालों, कांस्टेबल वालों और ये अपने ये क्या कहते हैं चतुर्श्रेणी वालों, देख लो, ये मैं फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आने लायक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान में राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का प्रथम प्रयास सेठी जी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सेठी जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन लिख लेना, राजनीतिक चेतना प्रसारित करने का काम सेठी जी ने किया था। किसान आंदोलन में भूमिका निभाई है, किसानों को जागृत करने का काम किसने किया? तो अपने विजय सिंह जी पथिक, राजस्थान का शेर उनको किसने कहा था? तो अर्जुन लाल जी सेठी जी ने कहा था, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करें अपन तो आज का अपना ये टॉपिक पूरा होता है। आज हमने 2 क्लासें ली। कौन सी 2 क्लासें ली? अपने ली थी, एक तो विजय सिंह जी पथिक के बारे में पढ़ा है दोस्तों, और एक किसके बारे में पढ़ा है? तो एक हमने पढ़ा अर्जुन लाल सेठी के बारे में। ऐसे ही हम आगे और केसर सिंह बारड, जोरावर सिंह बारड, प्रताप सिंह बारड, दामोदर दास राठी, जमनालाल बजाज, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बने रहे ज्ञानवार क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2.0 के साथ। मैं श्रवण कांसवा आपको इसी तरह राजस्थान इतिहास के बारे में कुछ नई नई बातें बताते रहूंगा, जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा योगदान साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ। और एक बात और बता दूं कि अभी मैं ना कमेंट बॉक्स के अंदर, नीचे बॉक्स के अंदर मैं मेरे ना अपने ज्ञानवार क्लासेज के टेलीग्राम के चैनल का लिंक, अपना इंस्टाग्राम का लिंक, फेसबुक का लिंक और यूट्यूब का तो आप बने हुए ही हो, इन सारों का लिंक मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम पर भी जुड़े रहना और अपने यूट्यूब चैनल को हमेशा सदस्यता ले लेना, ठीक है। इसके साथ बने रहना, तो आपको कोई भी नया वीडियो डालें तो तुरंत प्रभाव से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई यूट्यूब ज्ञानवार क्लासेज पर कोई नया वीडियो आए जो आपके लिए योगदान में साबित हो सके, आपका सहयोग कर सके, आपके सिलेक्शन में सहयोग कर सके, आपका लक्ष्य को मजबूत रखना। जय सालासर दरबार एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।